हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 1, नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। ठीक है, तो इस वीडियो में अपना पर्पस क्या है, अपन इस चैप्टर में सबसे पहले इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चंस वगैरह हैं, साथ ही केस स्टडीज़ वगैरह जो इस चैप्टर में दी हुई है वो करने वाला है। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ चैप्टर 1 से रिलेटेड जो भी निमोनिक्स वगैरह, जिससे आपको हेल्प मिलेगी इस चैप्टर को याद रखने में। तो वो अपन काम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। आप अपना जो पर्पज़ है इस वीडियो का, वो केवल इस चैप्टर को अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग लेना है, ताकि अपन जो है वो कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से दिमाग में उतार पाए। फिर उसके अकॉर्डिंग जो है निमोनिक वगैरह बनाए जाएंगे, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो चैप्टर का नाम है चैप्टर 1 की नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, तो केवल ये 3 टॉपिक इस चैप्टर में नहीं है, इसके अलावा भी है आईसीएआई ने जो है और अदर टॉपिक जो है इस वाले सिलेबस में आपके इंक्लूड किए हैं। वो एक एक मैं आपको अच्छे तरीके से जो है डिस्कस करूँगा। और साथ ही जो जो नए पॉइंट ऐड हुए हैं वो आपको अच्छे तरीके से याद करने हैं, अच्छे तरीके से अपने माइंड में बैठा लेने हैं, क्योंकि वो यहाँ पर ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं आपके अपने एग्ज़ाम, जो अपकमिंग एग्ज़ाम से आपके उसमें आने के लिए। ठीक है, तो एक एक मैं आपको बताता भी चलूँगा कि कौन सा नया टॉपिक यहाँ पर ऐड हुआ है और कौन सा यहाँ पर पुराना टॉपिक था। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कि क्या क्या ओवरव्यू है अपने चैप्टर का। तो सबसे पहले जो चैप्टर में अपन पढ़ने वाले हैं, ऑडिट का मीनिंग पढ़ने आ रहे हैं, मतलब ऑडिटिंग वर्ड क्या होता है, ऑडिटिंग वर्ड का ओरिजिनेट मतलब कहाँ से हुआ है, ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ है, वो चीज़ अपन देखने वाले हैं। उसके बाद जो अपन देखेंगे नेचर्स एंड स्कोप। स्कोप क्या बताता है अपन को कि ऑडिट जो है कहाँ तक फैला हुआ है, कहाँ तक उसकी रेंज है, तो वो चीज़ अपन देखने वाले हैं। इसके बाद जो ऑब्जेक्टिव्स क्या है ऑडिट के, ऑडिट करने के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। इसके अलावा इनहेरेंट लिमिटेशन, जो कि ऑडिट की एक बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर डेफिनेशन है, जो कि अपन आगे जाकर देखने वाले हैं। इसके अलावा कुछ कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं ऑडिट कराने के, वो आगे अपन देखेंगे। एक जो नया टॉपिक आपके ऐड हुआ है वो हुआ है मीनिंग एंड, जो मीनिंग है अश्योरेंस एंगेजमेंट का, तो ये एक नया टॉपिक आपके ऐड हुआ है। और मेक श्योर आपको इसको जो है अच्छे से याद करना है, क्योंकि आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए भी जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक ये हो जाता है। इसके जस्ट बाद जो यहाँ पर दिया हुआ है डिफरेंस बिटवीन रीजनेबल अश्योरेंस एंगेजमेंट और लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट, तो ये भी अलग टॉपिक आपके ऐड हुआ है। मतलब जो चैप्टर 1 था उसमें पहले ये टॉपिक ऐड मतलब जो है नहीं किया गया था, इसको इस बार जो है ऐड किया गया है। और ये भी जो आपके अच्छा टॉपिक है जिसको आपको याद करना है, जो कि आगे आपको मैं समझाने वाला हूँ। ठीक है, इसके बाद जो आप देखेंगे कि मीनिंग एंड बेसिक पर्पस ऑफ एंगेजमेंट और क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स। और ये क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स क्या थे वो कि अपन आगे जाकर जो है अच्छे तरीके से देखेंगे। नॉर्मली अभी मैं आपको बता दूं कि क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स जो है कवर होते हैं अपने SQC 1 में। ठीक है, तो इसकी पूरी जानकारी अपन आगे देखने वाले हैं। इसके अलावा जो आईसीआई ने कुछ नए टॉपिक्स ऐड किए हैं वो क्या, वो अपन को केस स्टडीज़ के तौर पर जो है अपने कुछ एग्जाम्पल्स और केस स्टडीज़ वगैरह ऐड की गई है, उनको एक एक को अपन डिस्कस भी करेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, तो इस तरह से अपन ने देख लिया क्या क्या अपन चीज़ पढ़ने वाले हैं। और इसमें अपन सबसे पहले ओवरव्यू देख के चैप्टर का, तो वो सबसे पहले अपन मीनिंग पढ़ने आ रहे हैं, फिर ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप अपन कवर करने आ रहे हैं, फिर ऑडिटिंग की नीड क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या क्या है वो अपन देखने वाले हैं। साथ ही एक ऑडिटर जो होता है उसकी क्वालिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए जिससे वो एक अच्छा ऑडिटर कहलाए, तो वो क्वालिटीज़ वगैरह अपन पढ़ने वाले हैं आगे। साथ ही ऑडिटिंग में जब भी ऑडिटिंग की जाती है तो ओपिनियन से रिलेटेड एक इनहेरेंट लिमिटेशन पाई जाती है। ठीक है, तो वो भी आप आगे जाकर अपन अच्छे से देखने वाले हैं। इसके अलावा जो है ऑडिटिंग केवल स्टैंडर्ड्स तक ही सीमित नहीं है, मतलब ऑडिटिंग जैसे अपने अकाउंट्स में एज बनाए गए हैं वैसे ऑडिटिंग के लिए भी जो है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं। ठीक है, तो उससे रिलेटेड अपन आगे जाके जानकारी देखने वाले कि कैसे कैसे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं और अदर तरह के यहाँ पर एंगेजमेंट्स वगैरह होती है। ठीक है, इसके अलावा जो SA 200 है जो कि एक ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स है, उसको इस चैप्टर में कवर किया गया है। और इसके अलावा भी आपके स्टैंडर्ड्स पाए जाते हैं जो कि बाकी अदर चैप्टर जो है उनमें अच्छे से कवर किए गए हैं। तो इस तरह से मैंने आपको चैप्टर का ओवरव्यू दे दिया है कि क्या क्या जो है इस चैप्टर में अपन पढ़ने वाले हैं और क्या क्या जो है टॉपिक किस किस से रिलेट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन जो है देखने वाले हैं कि ऑडिटिंग का इंट्रोडक्शन क्या है। तो ऑडिटिंग का इंट्रोडक्शन एक ऐसा पॉइंट है जिसको आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके नॉर्मली जनरली जो है आपके बेसिक नॉलेज के लिए दिया गया है, जो अपन ऑडिटिंग की डेफिनेशन में ही पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले अपन जो सेकंड पॉइंट में पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहला टॉपिक जो अपन देखने वाले हैं ऑरिजिन ऑफ ऑडिटिंग, मतलब ऑडिटिंग वर्ड का जो है यहाँ पर मेन जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है, मतलब कहाँ से वो ओरिजिनेट हुआ है, वो अपन सबसे पहले देखने वाला है। और इसमें जो मैंने हाईलाइटेड पॉइंट्स आपको बताए हैं केवल वही आपको पढ़ने हैं, आपको अपनी बुक्स में भी जो है हाईलाइट करते हुए चलने हैं। ठीक है, और ये जो मेन हाईलाइट पॉइंट्स हैं इनमें से आपको जो है MCQ जो है देखने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है,
उनमें से आपको MCQ जो है मिल सकते हैं सीधे सीधे। तो पहले अपन स्टार्ट करते हैं कि ऑडिटिंग वर्ड जो है अपने एंशियंट टाइम से एग्जिस्ट करता है, और जो पहला ऑडिटिंग वर्ड फाउंड हुआ था वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में फाउंड हुआ था, जो कि कब हुआ था, यहाँ पर 4th सेंचुरी BC में हुआ था। ठीक है, तो ये फर्स्ट पैराग्राफ में जो कंक्लूजन है MCQ के पर्पज से वो मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा सेकंड पैराग्राफ में अगर आप देखो, जो मेन अपना टॉपिक है क्या, ओरिजिन ऑफ ऑडिटिंग, तो ये कहाँ से हुआ है। तो ये जो वर्ड है ऑडिट, ये मेनली जो ओरिजिन हुआ है इसका वो लैटिन वर्ड से हुआ है, जिसका जो एक्चुअल वो था ओरिजिनेशन का वर्ड वो ऑर्डायर वर्ड है। ठीक है, लैटिन वर्ड ऑर्डायर से जो है ऑडिट वर्ड अपन ने लिया गया है, और ऑर्डायर का मतलब जो है टू हियर समवन होता है, मतलब किसी को सुनना, इससे ऑर्डायर वर्ड का मीनिंग लगाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा क्या बताया गया है कि जो अपने पहले का टाइम है यानी कि मेडिवल टाइम जो है, उसमें ऑडिट वर्ड का मतलब जो ऑडिटर है उनका क्या काम यहाँ पर पाया जाता था। तो ऑडिटर क्या करते थे, जो भी अकाउंट्स वगैरह बनाए जाते थे, मतलब पहले के टाइम में जो राजा महाराजा रहते थे वो भी एक ऑडिटर यहाँ पर अपॉइंट करते थे, और वो ऑडिटर का काम क्या होता था, जो अकाउंट्स वगैरह यहाँ पर बताए गए हैं, मतलब जो अकाउंट्स वगैरह बनाए गए हैं उनको जो है राजा को पढ़कर सुनाना, ये पूरा काम जो है ऑडिटर का पहले होता था। अब इसको पढ़कर सुनाने से जो है क्या यहाँ पर मेन ऑब्जेक्टिव निकलता था, तो इससे क्या होता था कि जो भी एम्प्लॉयज़ वगैरह है उनकी जो भी केयरलेस वगैरह की गई है, जो भी जैसे कि जितना भी काम यहाँ पर बताया गया है वो अकॉर्डिंगली हुआ या नहीं, उससे जो है क्रॉस चेक यहाँ पर हो जाता था। इससे उनकी नेग्लिजेंसी भी पकड़ी जाती थी, और साथ ही उन्होंने कोई केयरलेसली वगैरह काम किया है तो ये चीज़ भी उनके पकड़ में आ जाती थी। इस तरह से इस ऑडिटर्स का काम जो है पहले के एंशियंट टाइम्स में बताया गया है कि कैसे कैसे वो यूज़ में लेते थे। ठीक है, इसके बाद जो धीरे धीरे उसका एक्सपेंशन हुआ है ऑडिटिंग का, और जो है अभी जो करंट सिचुएशन है अपनी इंडस्ट्रियल, तो उसमें जो यहाँ पर डिमांड ऑफ ऑडिटर्स जो यहाँ पर बढ़ने लगी है। ठीक है, अब प्रेजेंट में देखो तो C&AG जो यहाँ पर क्या करता है, जो और एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है इंडिपेंडेंट, वो उसका काम है ऑडिटर्स को अपॉइंट करना गवर्नमेंट कंपनीज में। ठीक है, तो C&AG एक अथॉरिटी है जिसका पूरा नाम है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो इसका काम जो है ऑडिटर्स को अभी करंट सिचुएशन में जो गवर्नमेंट कंपनीज वगैरह उनमें इसका काम पाया जाता है ऑडिटर को अपॉइंट करने का। ठीक है, इसके बाद जो यहाँ पर बताया गया आपके 1949 में, तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ये जो यहाँ पर पहली बॉडी यहाँ पर एस्टेब्लिश हुई थी, और ये जो CA एक्ट है आपके 1949 में एस्टेब्लिश हुआ, जिसको अपन CA के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है अपने पहले पॉइंट ऑफ, जो पहला टॉपिक अपन ने पढ़ा उसमें से। नेक्स्ट टॉपिक जो अपन देखने वाले हैं, मीनिंग एंड नेचर ऑफ ऑडिटिंग। देखिए, अब जो मीनिंग अपन पढ़ने वाले हैं, एक एक वर्ड को अच्छे तरीके से खोल के पढ़ने वाले हैं, और एक एक मीनिंग का जो है यहाँ पर अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन उसको करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अपन मीनिंग देखने वाले हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि एन ऑडिट इज़ एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। ऑडिट क्या है, एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का ऑफ एनी एंटिटी, किसी भी एंटिटी का, चाहे वो प्रॉफिट ओरिएंटेड हो चाहे से ना हो, और ये डिपेंड नहीं करता, यानी कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज़ और लीगल फॉर्म, चाहे से वो लीगल फॉर्म उसकी कैसी हो चाहे से उसका साइज़ कैसा भी हो, उनको ऑडिट कराना ज़रूरी हो सकता है। और ये एग्जामिनेशन क्यों किया जाता है, सच एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड विद अ व्यू टू एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन देयर ओन। ठीक है, तो इस तरह से अपन ने ऑडिटिंग का मीनिंग देखा है, और एक एक वर्ड जो अपन अब एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैं आपको, कि सबसे पहली लाइन जो यहाँ पर येलो में हाईलाइटेड है, एन ऑडिट इज़ एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। अब एग्जामिनेशन का जो नॉर्मल वर्ड अपन अगर आपको पता हो, तो एग्जामिनेशन का वर्ड होता है, इसका मीनिंग होता है टू चेक समथिंग। ठीक है, किसी चीज़ को चेक करने से यहाँ पर एग्जामिनेशन का मतलब लगाया जाता है। और इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, विदाउट एनी इन्फ्लुएंस, विदाउट एनी बायसनेस। तो इस तरह से अगर ये चलता है तो उस वर्ड को अपन मतलब वो वर्ड कहलाता है यहाँ पर इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो इसको यहाँ पर आगे डिस्क्राइब किया गया, देखिए फर्स्ट पॉइंट पे, कि इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एक्चुअली में है क्या। तो ऐसा यहाँ पर एग्जामिनेशन जो कि किसी भी मतलब किसी के भी अफेक्टेड में इन्फ्लुएंस में ना हो, और किसी के भी बायस में ना हो, तो विदाउट बायसनेस अगर वो एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है तो उसको इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन की कैटेगरी में अपन डालते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है, 2 ब्रदर्स का दिया हुआ है, जिसमें दोनों में यहाँ पर रिलेशनशिप है ब्रदर, और यहाँ पर एक CA का। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंडिपेंडेंस है वो एलिमेंट जो यहाँ पर एक तरह से कम पाया गया, मतलब वो पाया ही नहीं गया, क्योंकि दोनों में जो रिलेशनशिप है, एक तो CA है और एक उसका ब्रदर है, तो दोनों में इंडिपेंडेंस तो यहाँ पर है ही नहीं।
एक ब्रदर है जो है अपने भाई के हित में ये डिसीजन लेगा, तो इसलिए यहाँ पर उसकी इंडिपेंडेंस को खतरा होता है, तो इसलिए ये इंडिपेंडेंस बिल्कुल भी नहीं कहलाई जाएगी। इसके अलावा जो सेकंड यहाँ पर पॉइंट लिया गया है जिसमें बताया गया है कि जो जजमेंट आप ले रहे हो इंडिपेंडेंटली, उसमें आपका जो है कोई भी सेल्फ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। मान के चलो कि आप किसी कंपनी की ऑडिट करने वाले हो और उस कंपनी में आपका जो है कोई भी शेयर्स वगैरह आप होल्ड कर रखे हो, तो क्या आप उस कंपनी की नेगेटिव सिचुएशन को आप प्रेजेंट करोगे कि इससे क्या होगा कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा कंपनी पर और उस कंपनी के जो मार्केट वैल्यू है वो डाउन हो जाएगी, तो क्या आप अपने शेयर की मार्केट वैल्यू गिराना चाहोगे? इस तरह से अगर आपको उसमें सेल्फ इंटरेस्ट पाया जाता है तो आपकी इंडिपेंडेंस को भी जो यहाँ पर खतरा हो जाता है। तो इस तरह से अपन क्या बोलेंगे इस सिचुएशन में, यहाँ पर ऑडिटर इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पर अपन ने देखा है कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन उनको एग्जामिनेशन किया जाता है, चाहे वो किसी भी एंटिटी की हो, और ये एंटिटी कौन कौन सी हो सकती है, चाहे प्रॉफिट ओरिएंटेड हो चाहे प्रॉफिट ओरिएंटेड ना हो। दो तरह की एंटिटी अपन ने देखी है कि जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बनाई जाती है, चाहे वो प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटी हो चाहे नॉन प्रॉफिट एंटिटी हो, जिसको अपन एनजी या फिर सेक्शन 8 कंपनी भी बोलते हैं, ठीक है। तो किसी प्रकार की एंटिटी चाहे से एनजी हो चाहे से प्रॉफिट ओरिएंटेड हो, दोनों कंपनी को यहाँ पर ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट आ सकती है। और ऐसा नहीं है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनाती होगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं, उसके बेसिस पर जो है उनकी ऑडिट भी कराई जाती है। और ऑडिट कराना कोई कंपल्शन नहीं है, ठीक है। ये एक कई बार मैंडेटरी सिचुएशन भी लगा दी जाती है जिसके द्वारा आप ऑडिट कराना आपको ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक अपन ने देखा कि ऑडिट जो है यहाँ पर जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है उसकी एग्जामिनेशन अपन करते हैं, और वो किसी भी एंटिटी का किया जा सकता है, जैसे वो प्रॉफिट ओरिएंटेड हो चाहे से ना हो। और ये डिपेंड नहीं करता है चाहे से वो बड़ी फर्म हो, बड़ी फर्म मतलब बड़ी कंपनी भी हो, चाहे से या फिर छोटी कंपनी हो, दोनों को भी यहाँ पर ऑडिटिंग की रिक्वायरमेंट आ सकती है। और ये एग्जामिनेशन अपन क्यों करते हैं, आप देखिए इसका एग्जाम्पल मैं आपको लेना चाहूँ। देखिए तो इसमें अपन क्या बोलेंगे, जैसे स्कूल का एग्जाम्पल अपन लेते हैं। तो जब आप स्कूल में थे आपको जो है जो टीचर्स है वो अपना HW का वर्क देती होगी, ठीक है। तो HW वर्क जब भी आप कंप्लीट कर लेते थे तो वो HW वर्क मेनली क्या किया जाता था, तो ये जो HW वर्क दिया जाता था इसमें क्या किया जाता, मतलब टीचर आपको HW वर्क क्यों देती थी, ताकि आप वो करके लाएं और वो अपनी मैम को जो यहाँ पर चेक कराएं, ठीक है। तो अपन ऑडिटिंग भी सेम सिचुएशन के लिए, मतलब जो सेम कंडीशन है वो सेम यहाँ पर एप्लीकेबल होती है कि ऑडिटिंग जो की जाती है उसमें अपन क्या करते हैं, ऑडिटिंग का वर्क करते हैं और उसको जो है चेक किया जाता है, ठीक है। मतलब सॉरी, जो मैनेजमेंट है उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जो है ऑडिटर चेक करता है, फिर वो चेक करके जो यहाँ पर किसको दिए जाते हैं, जो अपन ने मैडम वाली सिचुएशन ली है वो यहाँ पर जनरल पब्लिक पर एप्लीकेबल होती है, मतलब जनरल पब्लिक को जो यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फिर वो चेक करके दिए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये सिचुएशन अपन ने देख लिया कि ये एग्जामिनेशन क्यों करते हैं अपन, जो अपने फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है उसको चेक करके उस पर एक ओपिनियन देते हैं कि ये गलत है या फिर सही है, ठीक है। इन्होंने जो रिक्वायरमेंट है, जो भी लीगल प्रोसीजर्स है वो पूरे फॉलो करते हुए इन अकाउंट्स को बनाए हैं या फिर नहीं बनाए। तो इस तरह से ये ऑडिटिंग वर्क यहाँ पर कंप्लीट किया जाता है। ऑडिटिंग की डेफिनेशन भी अपन ने यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। इसके बाद अपन देखेंगे कि जो यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं, तो जब भी ऑडिटर उसको चेक करता है तो वो ये एक बात इंश्योर करेगा कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है किसी को मिसलीड ना करे। तो इसको इंश्योर करने के लिए ऑडिटर को क्या क्या जो है जानकारी देखनी पड़ेगी, मतलब जब भी वो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन चेक करने जाता है तो उसको क्या क्या चीज़ें जो यहाँ पर चेक करनी पड़ेगी, वो चीज़ यहाँ पर इस टॉपिक में बोली गई है। तो सबसे पहले अपन अकाउंटिंग का फ्लो देख लेते हैं कि अकाउंटिंग का फ्लो कैसे चलता है। नॉर्मली अपन क्या करते हैं, जर्नल एंट्री सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसके बाद जो है लेजर बनाई जाती है और लेजर अकाउंट्स वगैरह यहाँ पर प्रिपेयर कर ली जाते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है जो पोस्टिंग वगैरह करनी होती है जर्नल एंट्रीज को देख के, वो पोस्टिंग वगैरह उन अकाउंट्स में की जाती है और उसके अकॉर्डिंग अपने फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर कर लिए जाते हैं। ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट, ठीक है। ट्रेडिंग एंड P&L और बैलेंस शीट यहाँ पर प्रिपेयर कर ली जाती है। इसके बाद जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है जब पूरे कंप्लीट हो जाते हैं तो वो पब्लिक को दे दी जाते हैं और पब्लिक उसके बेसिस पर अपने डिसीजंस यहाँ पर लेती है कि उस कंपनी में इन्वेस्ट करना है या फिर नहीं करना, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसीजर चलता है अपने अकाउंटिंग फ्लो का, और इसी अकाउंटिंग प्रोसीजर के फ्लो से अपन ये वाला पॉइंट देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें, पहला पॉइंट यहाँ पर मैं दे देता हूँ कि जो अकाउंट्स आपने बनाए हैं, ठीक है, जो अकाउंट्स बनाए गए हैं वो यहाँ पर बनाए गए हैं विथ रेफरेंस टू जो एंट्रीज की है आपने बुक्स अकाउंट्स में, मतलब ये जो जर्नल एंट्रीज है इसके अकॉर्डिंग आपके लेजर अकाउंट्स या फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर हुए हैं। सबसे पहले ये ऑडिटर को इंश्योर करना है। इसके बाद जो ऑडिटर क्या देखेगा, जो एंट्रीज की गई है
बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो एडिकेटली सपोर्ट करती है सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस से। मतलब जो है, जो जर्नल एंट्रीज अभी अपन ने यहाँ पर की है, इससे रिलेटेड सबूत भी होने चाहिए। जैसे कि जब कोई भी आप यहाँ पर सेल की एंट्री अगर दिखा रहे हो अपनी जर्नल एंट्रीज में, तो उससे रिलेटेड जो है सेल वाउचर भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से सेकंड पॉइंट भी अपन ने देख लिया कि ऑडिटर चेक करेगा कि जो एंट्रीज आपने की है उससे रिलेटेड एडुकेटली जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है या फिर एविडेंस है वो भी होना चाहिए। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट आप देखेंगे कि कोई भी एंट्री यानी कि नन ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैज़ बीन ओमिटेड। मतलब कोई भी एंट्री जो है यहाँ पर ओमिट नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप भूल गए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ऑडिटर को इंश्योर करनी है कि कोई भी एंट्री जो है यहाँ पर जो भूल गए हैं तो ऐसा कुछ नहीं हो, उसको जो है प्रोसेस ऑफ कंपाइलेशन में उसको देखना होगा। इसके बाद जो फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बोलता है कि जो इन्फॉर्मेशन आप कन्वे करने जा रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। मतलब जो यहाँ पर जिस पब्लिक जनरल पब्लिक को यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो बिल्कुल स्ट्रेट अवे होनी चाहिए, उसमें किसी प्रकार का एम्बिग्यूटी वगैरह नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर फोर्थ पॉइंट में यहाँ पर ऑडिटर को इंश्योर करना है। इसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट है वो क्या बोलता है कि आपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए, जैसे कि मैं आपको फॉर्मेट बताऊं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाते हैं अपन, तो यहाँ पर अपन लिखते हैं पर्टिकुलर्स और यहाँ पर लिखते हैं अपन अमाउंट, ठीक है। तो इस अमाउंट वाले कॉलम के बारे में यहाँ पर बात की गई है कि ये जो अमाउंट वाला कॉलम है इसको प्रॉपरली क्लासीफाइड किया जाना चाहिए, डिस्क्राइब किया जाना चाहिए और प्रॉपरली डिस्क्लोज किया जाना चाहिए एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट भी ऑडिटर को ये इंश्योर कर लेना है कि अमाउंट को भी प्रॉपरली क्लासीफाइड, डिस्क्राइब एंड डिस्क्लोज किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में अपन देखेंगे सिक्स पॉइंट में स्टेटमेंट्स जो है, जो भी अपन ने स्टेटमेंट्स बना लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होते हैं, ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट, तो ये जो यहाँ पर ट्रू एंड फेयर व्यू यहाँ पर प्रेजेंट करनी चाहिए। तो ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करेंगे, उसकी ट्रू एंड फेयर व्यू पिक्चर दे देंगे जो कि ऑपरेशनल रिजर्व जो कि ट्रेडिंग P&L देता है अपने, और एसेट लायबिलिटी जो कि बैलेंस शीट अपन ने बता दिया। तो ये दोनों जो है अपने ट्रू एंड फेयर व्यू यहाँ पर दिखाने चाहिए। तो लास्ट पॉइंट अपन ने इस तरह से यहाँ पर कवर कर लिए। तो ये 6 पॉइंट ऑडिटर को इंश्योर करने हैं कि अगर ये 6 पॉइंट इंश्योर कर लिए उसने, उससे ये भरोसा रहेगा कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए गए वो किसी को मिसलीड नहीं करे, ठीक है। तो ये 6 पॉइंट उनको इंश्योर करने हैं ऑडिटर को जब भी वो ऑडिट करने जाए, ठीक है। तो इस तरह से 6 पॉइंट आपको याद करने अच्छे तरीके से, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इससे रिलेटेड ट्रिक है वो अगली वीडियो में आपको मिलने वाली है। इसके बाद जो अपन देखते हैं इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ ऑडिटिंग, और इसका जो है जो अपने सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि लॉ होता है, ऑडिटिंग होता है, और इसके अलावा जो इकोनॉमिक्स वगैरह होते हैं, अलग अलग जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसका रिलेशन कैसे होता है अपनी ऑडिटिंग से, तो इस टॉपिक के यहाँ पर कवर किया गया है, ठीक है। तो कौन कौन से यहाँ पर सब्जेक्ट्स ऑडिट से रिलेट करते हैं, तो अकाउंटेंसी भी ऑडिट से रिलेट करता है, लॉ, बिहेवियर साइंस, स्टेटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स ले लो, या फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो कि आपके अलग से सब्जेक्ट है, वो भी यहाँ पर अपने ऑडिटिंग सब्जेक्ट से रिलेट करता है। और ये सब सब्जेक्ट जो यहाँ पर काम में आते हैं ऑडिटिंग के ड्यूरिंग। तो इससे रिलेटेड जो है यहाँ पर ICAI ने एक चार्ट भी दिया है कि ऑडिटिंग का सब्जेक्ट, मतलब ऑडिटिंग जो है यहाँ पर लॉ से भी रिलेट करती है, इकोनॉमिक्स से भी, बिहेवियर साइंस से भी, स्टेट्स और मैथ्स से भी, डेटा प्रोसेसिंग से भी, FM से भी, और प्रोडक्शन और अकाउंटिंग से भी रिलेट करती है, ठीक है। तो इसका जो है छोटा छोटा ओवरव्यू अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड इसमें नहीं है, सिर्फ अगर आप यहाँ पर ये समरी जो यहाँ पर याद करोगे और उसको भी लिख के आओगे तो आपको अच्छे से नंबर मिल जाएंगे, ठीक। सबसे पहले अपन बात करते हैं ऑडिटिंग का रिलेशन अकाउंटिंग से कैसे है। तो अभी अपन ने देखा है जो ऊपर अपन ने बात की है ऑडिटिंग से रिलेटेड, और ये जो अकाउंटिंग का फ्लो देखा है, तो ये पूरा रिलेट करता है क्योंकि इस अकाउंटिंग के प्रोसेस से पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं, और उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना यहाँ पर ऑडिटिंग कहलाता है, ठीक है। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को चेक करना है ऑडिटिंग कहलाता है। तो इस तरह से जो सीधा सीधा रिलेशन है पहला पॉइंट अकाउंटिंग से, वो तो अपने यहाँ पर बन जाता है कि अकाउंटिंग से कैसे रिलेट करता है ऑडिट, क्योंकि पूरा काम ही जो है अकाउंटिंग का है जिसमें ऑडिटिंग की जाती है। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट यहाँ पर बताया गया कि ऑडिट का रिलेशन लॉ से कैसे है। तो लॉ जो है क्या करता है, एक तरह से जो जो भी रेगुलेशन वगैरह होते हैं, तो एक रेगुलेशन वगैरह प्रोवाइड करता है लॉ, जी, ठीक है। तो ऑडिटिंग में भी यहाँ पर रेगुलेशंस बताए गए जैसे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, तो ये कुछ रेगुलेशन है जिसको लॉ हेल्प करता है। और
कि रीजनेबल एश्योरेंस क्या होता है, आपने अपने दोस्त को मम्मी की कसम डाली और उसने जो है वो चीज़ सच बताई, मतलब जो भी बताई आपने उस पर बिलीव कर लिया, हाँ ये सही बोल रहा है, तो उस तरह से आपको एक एश्योरेंस मिल गया कि इसने ये बात सही बताई है। तो इसी तरह ऑडिटर भी जो है एक रीजनेबल एश्योरेंस देता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो मैंने अभी देखे हैं, क्योंकि ऑडिटर का काम सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखने तक होता है, तो वो देखकर वो क्या बताता है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसी भी गलती से एकदम फ्री है, ठीक है, फ्री है मटेरियल स्टेटमेंट से। और चाहे से ये मटेरियल स्टेटमेंट्स मतलब ये जो गलती है चाहे से वो फ्रॉड से की गई है, मतलब फ्रॉड जो है जानबूझकर किया जाता है, और एरर जो है यहाँ पर गलती से हो जाता है, मतलब इसको जानबूझकर नहीं किया जाता। तो इस तरह से फ्रॉड और एरर में डिफरेंस होता है। तो मैंने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक किए वो मटेरियल स्टेटमेंट से फ्री है, यानी कि किसी भी गलती से फ्री है, और वो गलती चाहे से फ्रॉड से हो चाहे से एरर से हो। अब ऑडिटर क्या करेगा, जब उसने ये बात कह दी तो उस बात को जो है लिख के उसको देना पड़ेगा। तो उसको क्या करना पड़ेगा, ऑडिटर को एक ओपिनियन एक्सप्रेस करना पड़ेगा, और ये ओपिनियन जो है एक्सप्रेस किया जाता है ऑडिट रिपोर्ट में, ठीक है, और इधर उधर से ही नहीं बनाई जाती। इसके लिए जो है प्रॉपरली जो एप्लीकेबल एफआरएफ होते हैं उसके अकॉर्डिंग ये रिपोर्ट बनाई जाती है, जिसको अपन बोलते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ठीक है। तो लेना अपन कवर कर चुके हैं। लेना क्या है, उसको रीजनेबल एश्योरेंस लेना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसी भी गलती से फ्री है, चाहे से वो गलती फ्रॉड से हो चाहे से एरर से हो, और उसके ऊपर उसको एक ओपिनियन देना है जो कि ऑडिट रिपोर्ट में लिखा जाता है, और एक चीज़ देनी है उसको। अब देना क्या है, तो मैंने आपको बोला था कि वो रिपोर्ट में लिख के देगा, तो अब उसको रिपोर्ट ही चीज़ वो मतलब जो रिपोर्ट है वो अपने ओपिनियन की रिपोर्ट उसको बनाकर देनी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो एकदम फ्री है, वो उसको रिपोर्ट में लिख कर देना है, और वो कम्युनिकेट करना है जैसे भी यहाँ पर जो एसेज अपन को बताते हैं उसके अकॉर्डिंग उसको वो रिपोर्ट कम्युनिकेट करनी है, ठीक है। तो इस तरह से दो चीज़ अपन ने देखी, ऑब्टेन करना है यानी कि लेना है, और एक चीज़ देना है। लेना है उसको रीजनेबल एश्योरेंस, जिसके बेसिस पर वो कंक्लूजन पर पहुंचेगा और एक ओपिनियन देगा, यानी कि कुछ बोलेगा, और वो कुछ बोलेगा ऐसे ओरली नहीं बोलेगा, वो कुछ लिख के देगा। और लिख के देना मतलब देना वाला पॉइंट कवर होता है कि देगा वो रिपोर्ट में लिख के देगा, और वो कम्युनिकेट करेगा एज पर एसेस। तो ये दो पॉइंट आपको सीधा सा ध्यान रख लेना है, और आपके ऑब्जेक्टिव्स जो यहाँ पर उस वो कवर हो जाते हैं। और ये ऑब्जेक्टिव्स जो कवर होते हैं यहाँ पर वो ऐसे 200 इससे डील करता है, यानी कि इसका मतलब है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विथ एसेस, ठीक है। तो यहाँ तक अपन ने जो ऑब्जेक्टिव होते हैं ऑडिटिंग के वो अपन ने कवर कर लिए हैं। इसके बाद आपको क्या देखना है, देखिए एक ओवरव्यू जो ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट का दिया हुआ है, और ओवरव्यू आईसीएआई ने क्या किया इस बार बहुत अच्छा यहाँ पर पैटर्न बनाया यहाँ पर आपकी बुक्स का, जिसमें हर चैप्टर के मतलब हर टॉपिक के एंड में आपको एक ओवरव्यू देखने को मिलेगा। उसी तरह ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट का भी एक ओवरव्यू आपको देखने को मिला है, जिसमें ये जो 4 पॉइंट दिए हुए हैं इसको ऑडिटिंग के ऑब्जेक्टिव में इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो वो चीज़ अपन कम देखने वाले हैं, और साथ ही में जो 2 एक्स्ट्रा पॉइंट है वो भी आपके एंड में दिए हुए हैं, और इससे रिलेटेड जो निमोनिक्स वगैरह वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले बात आती है समझाने की। तो अभी जो अपन लेने और देने वाले पॉइंट जो 2 पॉइंट पढ़े हैं उसी से पूरा ओवरव्यू इसका यहाँ पर समअप हो जाता है। देखिए सबसे पहले अपन को ऑब्टेन करना है एक रीजनेबल एश्योरेंस, मतलब अपन को लेना है, ये पॉइंट अपने लेने से बात कर रहा है, और रीजनेबल एश्योरेंस अपन को उससे रिलेटेड देना है सभी मटेरियल एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। और ये मटेरियल एस्पेक्ट्स जो यहाँ पर कवर करते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क से, मतलब उसके अकॉर्डेंस में ही होने चाहिए, और अपन को देना क्या है, एक रिपोर्ट देनी है। तो ये पॉइंट रिलेट करता है अपने देने से, ठीक है। तो एक उसको रिपोर्ट देनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग, और एक ओपिनियन भी जो है ऑडिटर की फाइंडिंग्स के अकॉर्डिंग उसको देना है, और ये लिख के उसको देना पड़ेगा। और जब भी वो लिख के देगा वो किसको देगा, तो वो कम्युनिकेट करेगा एज पर एसेज, मतलब जो भी स्टैंडर्ड्स ने बोला है उसके अकॉर्डिंग वो कम्युनिकेट कर देगा। तो ये एक ओवरव्यू जो है जो अपने लेना और देना पॉइंट पड़ा उससे यहाँ पर पूरा समअप हो जाता है। इसके बाद आते हैं अपने पास स्कोप ऑफ ऑडिटिंग। तो देखिए स्कोप ऑफ ऑडिटिंग में एक चेंज आपके किया गया। पुराने सिलेबस में क्या किया गया था कि आपके जो इंक्लूजन है और एक्सक्लूजन है, मतलब जो स्कोप में आपकी चीज़ें आती है और जो नहीं आती, उन सभी को जो है एक ही पॉइंट में यहाँ पर कवर किया था। पर अभी क्या किया गया है, जो चीज़ें ऑडिट के स्कोप में कवर होती है उसको अलग रखा गया है, और जो चीज़ें ऑडिट के स्कोप से बाहर है, मतलब ऑडिट के स्कोप को कवर नहीं करती है, उसको जो है अलग पॉइंट यहाँ पर बना दिया गया। अलग अलग टॉपिक से आपको इस बार बताया गया अपने सिलेबस में। तो सबसे पहले अपन बात करने वाले स्कोप ऑफ ऑडिट, जिसमें अपन देखेंगे क्या क्या इंक्लूड करता है ऑडिट के स्कोप में। तो स्कोप ऑफ ऑडिट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको समझाऊं कि स्कोप एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। स्कोप रेफर करता है एक रेंज को। रेंज मतलब एक
आपकी रीच कहाँ तक है, वो चीज़ यहाँ पर ऑडिट बताता है, मतलब ऑडिट की रीच कहाँ तक है, सबसे पहले ये आपको समझना पड़ेगा। तो नॉर्मली इसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि आप मोहल्ले में जाते हैं, ठीक है, और किसी जो भी यहाँ पर ऐसा लड़का है जो थोड़ा यहाँ पर बदमाश है, ठीक है, तो और उससे पूछते हो कि तुम्हारी पहुँच कहाँ तक है, तो ऐसे मतलब कुछ एग्जाम्पल देगा कि चाचा विधायक है, ठीक है, तो ऐसे कुछ आपके नॉर्मल से एग्जाम्पल वो देगा, चाचा विधायक है, ऐसे ऐसे, ठीक है, मैं ऐसे ऐसे करवा दूंगा, मेरी यहाँ तक पहुँच है। तो ऐसे उसने एग्जाम्पल दिया है कि मेरी यहाँ तक पहुँच है, मतलब मैं यहाँ तक जा सकता हूँ, इस लेवल तक जा सकता हूँ। तो उसी तरह ऑडिट का स्कोप, मतलब ऑडिट की रेंज कहाँ कहाँ तक है, वो कहाँ कहाँ तक जा सकता है, उसको जो इस पॉइंट में इंक्लूड किया गया है। और कौन कौन सी चीज़ है जो ऑडिट के स्कोप में आती है, मतलब उसके पास तो जो भी अपन ने एग्जाम्पल लिया तो उसमें तो बहुत सारे लोगों तक उसकी पहुंच थी। तो इस वाले पॉइंट में अपन देखेंगे कि ऑडिट की रीच कहाँ तक है, वो कहाँ कहाँ तक जा सकता है, ठीक है। इसमें कुछ इंक्लूजन्स वाले पॉइंट है और कुछ एक्सक्लूजन्स वाले पॉइंट है कि जहाँ जहाँ तक ऑडिट नहीं जा सकता और जहाँ जहाँ तक पॉइंट जो है ऑडिट जा सकता है, वो अपन देखने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, देखिए फॉलोइंग पॉइंट्स जो इंक्लूड किए गए हैं ऑडिट के स्कोप में, और उनमें सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटी, जो कि रिलेट करते हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। अब इसका मतलब क्या है, देखिए जो अपन क्या करते हैं सबसे पहले कि किसी भी चीज़ को अपन जानने से पहले, जैसे कि नॉर्मली एक टीचर होता है कि वो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने से पहले उसके बारे में नॉलेज गेन करता है, उस सब्जेक्ट में एक्चुअली में है क्या, तभी तो वो उसे पढ़ा पाएगा, ठीक है। वैसे ही अपन को क्या करना पड़ता है, ऑडिटिंग करने से पहले जिस भी एंटिटी के अपन ऑडिटिंग करने जा रहे हैं उसकी अपन को जो है अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ती है। उसी को अपन क्या बोलते हैं, कवरेज करना ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटी। अब उसमें अपन क्या क्या देखते हैं, तो अपन देखेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, उसमें टॉप लेवल पर कौन बैठा हुआ है, मिडिल लेवल पर कौन बैठा हुआ है, और जो बॉटम लेवल है उस पर कौन बैठा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अपन देख लेंगे। कंपनी की सेल्स कितनी है, कंपनी प्रॉफिट लॉस में है, किस में है, कंपनी के एक्सपेंसेस कितने हो रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अपन को सभी एस्पेक्ट्स जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेवेंट है वो अपन को देखने होंगे, ठीक है। तो ऑडिट में ये चीज़ कवर होती है कि वो सभी एस्पेक्ट्स कवर करता है। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट यहाँ पर बताया है कि अपन क्या देखते हैं, रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो जैसे कि अपन ने ऑडिट की डेफिनेशन में पढ़ा कि ऑडिट का मेन पर्पस क्या होता है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की एग्जामिनेशन करना। जो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होता है वो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का होता है। अभी जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अपन ले रहे हैं, ठीक है, जो अलग अलग सोर्सेज से जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अपन ग्रैब करते हैं, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से अपन को फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसको अपन देखेंगे कि वो रिलायबल है या नहीं है, वो सफिशिएंट है या नहीं है। तो रिलायबल की एक डेफिनेशन अगर मैं इस टर्म को आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ, तो वो सोर्स जहाँ से वो इन्फॉर्मेशन ली गई है वो सोर्स रिलायबल है या नहीं है, विश्वास करने योग्य है या नहीं है, ये चीज़ अपन चेक करेंगे। और सफिशिएंसी की अगर अपन बात करें तो सफिशिएंट मतलब कोई भी चीज़ इनफ है या नहीं है, क्वांटिटी वाइज वो चीज़ इनफ है या नहीं है। जैसे कि अपन मान लो आपका आधार कार्ड बनवाया जा रहा है, ठीक है, और आपके पेरेंट्स के कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो डॉक्यूमेंट्स हो सकता है आधार कार्ड भी लग जाए, उनका पैन कार्ड भी लग जाए, तो क्या सिर्फ आधार कार्ड ही है, पैन कार्ड नहीं है, तो ये चीज़ मतलब आधार कार्ड होने एक तरह से इनसफिशियंसी को दिखाता है। और आधार कार्ड और पैन कार्ड जो दोनों है अगर, तो उस टाइम अपन क्या बोलेंगे, दोनों सफिशियंट है, मतलब दोनों डॉक्यूमेंट जो है सफिशियंट है आपके आधार को बनाने के लिए। इस तरह से सफिशियंसी का यहाँ पर टर्म का मीनिंग लिया जाता है, और रिलायबल का मतलब सोर्सेज से लिया जाता है, ठीक है। तो अपन ने इसका जो मीनिंग यहाँ पर लिया है, मतलब CID वाले काम आपको करना है कि आपको देखना है कि जो अपन ने इन्फॉर्मेशन ली है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, उसका सोर्सेज क्या है वो आपको चेक करना है, और वो जो है क्वांटिटी वाइज सफिशिएंट है या नहीं है वो चीज़ आपको देखनी है। जैसे कि यहाँ पर बिल्स एंड वाउचर्स, जो भी कंपनी जिन्होंने जो भी ट्रांजेक्शन्स किए वो बिल्स वाउचर्स वगैरह डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो उनके पास आए होंगे, वो चीज़ अपन को चेक करनी है। और उसकी ये जो चेक करता है ऑडिटर कि वो सोर्सेज रिलायबल है या नहीं है, और ये जो क्वांटिटी वाइज जो इन्फॉर्मेशन है वो सफिशिएंट है या नहीं है, ये उसके जजमेंट पर डिपेंड करता है। जैसे कि एक नॉर्मल ह्यूमन सोचता है, वैसे ही वो डिसीजन लेगा कि मेरे हिसाब से ये इतनी इन्फॉर्मेशन ठीक है या नहीं है, या फिर और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए, ठीक है। तो वो उसके जजमेंट पर डिपेंड करता है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं दिया हुआ कि इतनी इन्फॉर्मेशन ही आपको लेनी है, ये उसके खुद के जजमेंट पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये जो रिलायबिलिटी और सफिशिएंसी अपन ने देखी है ऑडिटर के जजमेंट पर डिपेंड करता है। और ये जो यहाँ पर सफिशिएंसी और रिलायबिलिटी वाले पॉइंट आते हैं फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के, ये इंटरनल कंट्रोल पर भी डिपेंड करते हैं। इंटरनल कंट्रोल का एक अलग से ऐसे आपको पढ़ना होगा, ठीक है, आगे जाकर इसको अच्छे से अपन देखने पर मतलब अपन आगे जाकर इसको अच्छे से देखेंगे। इंटरनल कंट्रोल्स भी जो है
जो मैनेजमेंट खुद लगाता है उसके अकॉर्डिंग भी जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है उसकी रिलायबिलिटी को चेक किया जाता है कि वो रिलायबल है या नहीं है, मतलब कोई गड़बड़ी तो नहीं की गई। इसलिए इंटरनल कंट्रोल जो है कंपनी नॉर्मली अपने जो है यहाँ पर एंटिटी में यहाँ पर लगवाती है, ठीक है। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट अपन देखते हैं यहाँ पर प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन आपने दी है उसका क्या आपने प्रॉपर डिस्क्लोजर किया है। जो अपन को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू यहाँ पर जानकारी दी जाती है ऑडिटर को, तो वो इन्फॉर्मेशन क्या मैनेजमेंट ने पूरी पूरी दी है यहाँ पर ऑडिटर को, वो चीज़ भी ऑडिटर को चेक करनी पड़ती है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है ऑडिटर को, जो भी ट्रांजेक्शन्स वगैरह हुई है उसको देखना पड़ता है वो पूरी पूरी रिकॉर्ड हो गई है क्या। और इसके लिए उसको क्या करना पड़ता है, जो भी बुक्स वगैरह में एंट्रीज की गई है उसको क्रॉस चेक करना पड़ता है, किससे, जो भी जर्नल एंट्रीज जो भी यहाँ पर ट्रांजेक्शन हुई है उससे, ठीक है। तो अगर वो चेक कर लेगा तो अगर कोई एंट्रीज वगैरह छूट गई है तो उसको चेक करके बोल देगा कि ये चीज़ आपके यहाँ पर गलती है, तो उसको यहाँ पर पॉइंट आउट कर देगा। और अगर कोई गलती नहीं है तो सीधा सा वो उस पर यहाँ पर राइट टिक लगा देगा, ठीक। तो इस तरह से यहाँ पर चेक हो जाता है, मतलब इस ये जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन चेक करने का पॉइंट है ये ऑडिटर के स्कोप में आता है। वो चाहे तो ये पूरा यहाँ पर डिस्क्लोजर का पूरा इन्फॉर्मेशन लेने का जो यहाँ पर प्रोसीजर लगा सकता है। तो एक बार मैं आपको आईसीआई के मॉड्यूल से भी पढ़ा देता हूँ। देखिए आईसीआई क्या बोलता है कि जो भी इंफॉर्मेशन ली गई है उसको एंश्योर कर, मतलब ऑडिटर एंश्योर कैसे करेगा, उसको जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसको चेक किए जाएंगे, हर एक ट्रांजेक्शन को चेक किया जाएगा, हर एक इवेंट जो रिकॉर्ड किया गया उसको चेक किया जाएगा। और उसके बेसिस पे जो है ऑडिटर अपने जजमेंट के बेसिस पर डिपेंड करेगा उसके जजमेंट पर कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए गए हैं वो सफिशिएंट है या नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जो ऑडिटर इवेल्यूशन मतलब जो मैनेजमेंट नॉर्मली क्या करती है, कुछ पॉलिसीज लेती है, जैसे कि AS2 जो फीफो मेथड है अगर उसने एप्लीकेबल किया है तो क्या वो फीफो मेथड ही अभी तक एप्लीकेबल होता हुआ आ रहा है या नहीं आ रहा, तो ये चीज़ उसको चेक करनी पड़ती है। मतलब जो सिलेक्शन पॉलिसी यहाँ पर अपने सेलेक्ट कर ली है और वो जो है कंटिन्यूसली आप एप्लीकेबल भी कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ये चीज़ आपको चेक करनी होती है, ठीक है। तो ये चीज़ जो हाईलाइटेड मैंने पॉइंट आपको बताया वो चीज़ आपको अच्छे से रीड करनी है। और सेम ये वाला पॉइंट है आपको अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में भी देखने को मिलेगा। तो AS1 में आप इसकी अच्छे से डिटेल भी देख सकते हो। इसमें क्या करते हैं, जो भी पॉलिसी अपन चुनते हैं उसको कंटिन्यूसली अपन को सबसे पहले फॉलो करना पड़ता है, और जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह उसको प्रॉपरली डिस्क्लोज करना पड़ता है जब आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हो। तो यही चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है। और यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि जो भी इंफॉर्मेशन आप रिकॉर्ड करो वो पास्ट पीरियड से रिलेटेड होनी चाहिए, क्योंकि जो हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन दी गई है वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड की जाती है और उनका ही जो है ऑडिटर चेकिंग वगैरह करता है और उसके बेसिस पर ही अपना ओपिनियन देता है। तो जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो पास्ट पीरियड के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से अपन ने जो भी इंक्लूजन्स वाले पॉइंट थे 3 पॉइंट्स यहाँ पर कवर किए गए, वो इंक्लूजन वाले पॉइंट देख लिए हैं। अपन बात करेंगे ऑडिट के स्कोप की, जिसमें कुछ पॉइंट्स मतलब ऐसी कुछ चीज़ें तो ऑडिट के स्कोप से बाहर है, ऐसी चीज़ों को ऑडिट के स्कोप में नहीं रखा गया है। तो इसमें सबसे पहले क्या बोला गया है कि ऑडिटर क्या है, उससे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है कि वो अपने जो उसका स्कोप है उससे बाहर जाकर वो काम करे। मतलब ऐसी ड्यूटीज़ जो उसको दी गई है वो अपने ड्यूटीज़ से मतलब अपने स्कोप से आउटसाइड जाकर जो है वो काम करे, तो ऐसा ऑडिटर से एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ऐसा आगे बोला गया है कि पहला पॉइंट अगर आप यहाँ पर देखो कि ऑडिटर कोई एक्सपर्ट नहीं है। और एक्सपर्ट किस मतलब में, एक्सपर्ट यहाँ पर बताया गया कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैनेजमेंट यहाँ पर ऑडिटर को देता है ताकि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करके बता सके, तो जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं तो वो उसकी बिल्कुल एक्यूरेसी पर और साथ ही में उसके जेन्युइननेस पर, जेन्युइननेस मतलब वो सही है या नहीं है, इसको सिर्फ वो केवल क्रॉस वेरीफाई करके ही चेक कर सकता है। वो ज़्यादा उसके डीप में नहीं जा सकता कि ये इन्फॉर्मेशन आपको जो अभी अपन ने देखा है कि वो ज़्यादा डीप जाकर नहीं देख सकता इसको कि ये एक्चुअल में सही है या नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से वो उससे ना तो एक्सपेक्ट किया जाता है और ना वो एक्सपर्ट की कैटेगरी में आता है जो उसको ये काम करना है, ठीक है। तो एक एक्सपर्ट नहीं ऑडिटर, जिसके कारण से वो ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट नहीं कर सकता, वो केवल क्रॉस वेरीफाई कर सकता है जो जर्नल एंट्रीज वगैरह की गई है। और अगर आपका नेचर मतलब जो मैनेजमेंट है उसका नेचर फ्रॉड करने का है तो वो ऐसे कोई भी गलती जो जर्नल एंट्रीज वगैरह किसी में भी नहीं छोड़ेगा जिससे ऑडिटर को यहाँ पर शक हो, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ऑडिटर को एक एक्सपर्ट नहीं बताया गया। सेकंड पॉइंट अगर आप देखोगे कि ऑडिट एक ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन नहीं है। मतलब ऑडिट में अपन क्या करते हैं, ऑडिटर नॉर्मली
जो अपन ने डेफिनेशन में देखा है कि ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। देखिए 2 पॉइंट यहाँ पर आते हैं, एक इन्वेस्टिगेशन आता है और एक एग्जामिनेशन आता है। एग्जामिनेशन में अपन क्या करते हैं, जैसा अपन को चेक करने के लिए बोला है वैसा है या नहीं, अपन को सिर्फ ये चेक करना है, अपन को ज़्यादा उसकी डीप में नहीं जाना है। और इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, जैसे कि CID वाला काम होता है कि उसमें बाल की खाल निकाली जाती है, मतलब हर एक चीज़ को प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट की जाती है और उससे जो भी यहाँ पर सबूत मिलता है उसके और डीप में जाकर उसको यहाँ पर मतलब जो एक्चुअली मेन जो जड़ है वहाँ तक पहुँचा जाता है। ऐसा कुछ यहाँ पर ऑडिटिंग में नहीं किया जाता, उसका मतलब सिर्फ एग्जामिनेशन करना होता है। जो भी यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दी है उसको चेक करो और उसके अकॉर्डिंग जो भी यहाँ पर लॉज वगैरह दिए हैं वो उसके अकॉर्डिंग है या नहीं, ये चीज़ आपको चेक करनी होती है। ठीक है, तो ऑडिटिंग एक ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन नहीं है, ये डिस्टिंक्ट से बिल्कुल मतलब जो इस ये इन्वेस्टिगेशन से बिल्कुल अलग है। इन्वेस्टिगेशन में अपन क्रिटिकल एग्जामिनेशन करते हैं जो अकाउंट्स वगैरह फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है उनका। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ आपको दिया हुआ है वो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव के जैसा है। जो अपन ने लेना और देना 2 पॉइंट पढ़े थे वो सेम पॉइंट यहाँ पर आप पर लिख सकते हो। इसके बाद जो ओवरव्यू दिया गया है इसमें बहुत अच्छे तरीके से आपको सभी पॉइंट्स जो इंक्लूडेड है उन चारों पॉइंट्स को यहाँ पर कवर किया गया है विथ हाईलाइटेड, मतलब जो मेन कीवर्ड्स है उसके साथ, और साथ ही में जो पॉइंट्स यहाँ पर एक्सक्लूजन में आते हैं उनको भी जो यहाँ पर कवर किया गया है विथ कीवर्ड्स जो कि यहाँ पर आपको एग्जाम में लिखने चाहिए। ठीक है, तो इनको भी मैं एक बार समअप करना चाहूँगा। देखिए क्या बोला गया है सबसे पहले पॉइंट में, ये कवर करता है ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटी जो रेलेवेंट है केवल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जो ऑडिट उसको करने हैं। ठीक है, सभी एस्पेक्ट्स को कवर करता है, जैसे कि लेवल ऑफ अथॉरिटी अपन ने देखी थी, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, सेल्स वगैरह, परचेज वगैरह जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेट करते हैं। इसके अलावा रिलायबिलिटी और सफिशिएंसी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की, कि कौन सी इन्फॉर्मेशन कितनी चाहिए, किस सोर्स से चाहिए, वो चीज़ अपन को देखनी होगी। प्रॉपर डिस्क्लोजर भी जो है उसको करना पड़ेगा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का, तो जो देखना पड़ेगा कि मैनेजमेंट ने प्रॉपर डिस्क्लोजर किया हुआ है नहीं अपनी पॉलिसीज़ के हिसाब से। इसके अलावा जो एक ओपिनियन लास्ट में उसको देना पड़ता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कि वो मटेरियल स्टेटमेंट उसमें है या फिर नहीं है, और एक ओपिनियन वाला अलग से चैप्टर आप जाकर आगे देखने वाले हो। ठीक है, इसके बाद जो है जो स्कोप में कवर नहीं होते वो 4 पॉइंट सेम दिए हुए हैं कि रेस्पॉन्सिबिलिटी है ऑडिटर की, सॉरी जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की जो होती है प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो जो यहाँ पर मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो इसको ऑडिटर के स्कोप में कवर नहीं किया गया है। मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं उसको बनाना और उसको प्रेजेंट करना ऑडिटर की जिम्मेदारी नहीं होती है, और ऐसी ड्यूटीज़ जो कि आउटसाइड द स्कोप ऑफ ऑडिटर होती है वो भी वो परफॉर्म नहीं करे तो एक्सक्लूजन्स में रखा गया है। ऑडिटर एक एक्सपर्ट नहीं है तो जो है डॉक्यूमेंट्स को ऑथेंटिकेट भी नहीं कर सकता, साथ ही ना ऑडिटिंग एक इन्वेस्टिगेशन है। तो इस तरह से 4 पॉइंट एक्सक्लूजन में रखे हुए हैं, 4 पॉइंट इंक्लूजन्स में रखे हुए हैं, जिसको समअप करके ओवरव्यू में आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से ये पॉइंट आपके कवर हो जाता है स्कोप से रिलेटेड। अपन देखेंगे टेस्ट योर नॉलेज का पॉइंट नंबर 1। तो टेस्ट योर नॉलेज की केस स्टडी 1 पढ़ते हैं। तो लालजी भाई है, उन्होंने परचेज किए शेयर्स एक कंपनी के जो कि लिस्टेड है NSE पर, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर, और द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी प्रोवाइड किए गए हैं। पिक्चर मतलब जो पिक्चर बता रहा है यहाँ पर कंपनी की, वो हेल्दी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस यहाँ पर बता रहा है, जो कि रोबस्ट टर्नओवर यानी कि ठोस या फिर मजबूत आप कह सकते हैं। तो ऐसा टर्नओवर वो बता रहा है जिसमें लो डेप्ट है उनके पास, अच्छे प्रॉफिट्स है, और इस बेसिस पर ऑडिटर किस कंक्लूजन पे आ रहा है, तो वो बता रहा है यहाँ पर ही इज़ एब्सोल्युटली सेटिस्फाई दैट मनी जो इन्वेस्ट की गई है, मतलब जो इन्वेस्टर मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल सेफ़ है और कोई भी चांस नहीं है उसको डूबने का। और इसके बेसिस पर आपको क्या पूछा गया है, डू द ऑडिटेड रिजल्ट एंड ऑडिट रिपोर्ट कंपनी प्रोवाइड सच एश्योरेंस, मतलब जो कंपनीज है उसमें ऑडिटर द्वारा ऐसी तरह की एश्योरेंस प्रोवाइड की जा सकती है क्या। ठीक है, ऐसा आपसे पूछा गया है, और ऐसा पूछा गया कि इस थिंकिंग ऑफ लालजी भाई वो करेक्ट है या नहीं, सीधा सा आपको ये 2 पॉइंट आपको बताने हैं। तो सबसे पहले अपन से जो पूछा गया कि जो एश्योरेंस दी गई है वो करेक्ट है या नहीं, यहाँ पर एब्सोल्यूट एश्योरेंस यहाँ पर दी हुई है। और जैसा कि अपन ने डेफिनेशन में कवर किया था कि ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है जिसमें क्या दिया जाता है, एब्सोल्यूट जो रीजनेबल एश्योरेंस है वो यहाँ पर दिया जाता है, पर यहाँ पर बात की गई एब्सोल्यूट एश्योरेंस की। एब्सोल्यूट एश्योरेंस बिल्कुल भी नहीं दिया जाता, जो रीजनेबल एश्योरेंस है वो दिया जाता है। और इससे रिलेटेड एग्जांपल जो मैंने आपको दिया था मम्मी की कसम से रिलेटेड दिया था। ठीक है, अब रीजनेबल एश्योरेंस क्या था वो भी थोड़ा बहुत मैं आपको अगर नॉलेज दूँ तो रीजनेबल एश्योरेंस एक हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस है जिसमें अपन एक तरह से ज़्यादा जो है यहाँ पर विश्वास कर सकता है कि हाँ ये चीज़ सही है।
ठीक है। तो हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस है। और एब्सोल्यूट अश्योरेंस ऐसी होती है कि हाँ ये बिल्कुल 100% ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट अश्योरेंस 100% अपन बिल्कुल भी नहीं देते, बस हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस देते हैं, जिसको अपन रीजनेबल अश्योरेंस बोलते हैं। तो इस तरह से ये स्टेटमेंट गलत है, लालजी भाई की थिंकिंग भी गलत है, ठीक है। तो ऐसा आंसर आपको इसको दे देना है, और ऐसा जो है अश्योरेंस भी जो है ऑडिटर एक नहीं दे सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आपके कवर है टेस्ट योर नॉलेज का सेकंड पॉइंट। तो देखिए बोला गया कि गुड डीड्स लिमिटेड वो एंगेज है एक बिजनेस में रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट, और उसको डंपिंग ग्राउंड्स ऑफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ इंदौर से यहाँ पर किया गया है, मतलब उससे रिलेटेड जो है यहाँ पर डंपिंग वगैरह का काम किया जाता है। और इन इट्स जो वे इनका वे जो है हेल्पिंग मेक टू क्लीन सिटी, मतलब जो इनका काम है उसका मेन पर्पस क्या है, हेल्पिंग टू मेक क्लीन सिटी करने का इनका काम है। और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट जोहा एंड जोहा है उनकी फर्म्स ने जो कि ऑडिटर्स है उन्होंने ऑब्जर्व किया है कि कंपनी हैव रिसीव अ नोटिस फ्रॉम सेंट्रल ब्रांच ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल फॉर नॉट फॉलोइंग सर्टेन एनवायरमेंटल रेगुलेशंस। और इसका इसमें इन्वॉल्व किया गया है कि इम्पोजिशन ऑफ FT मॉनेटरी पेनल्टी भी यहाँ पर इम्पोज की गई है कंपनी पे। और द कंपनी इज़ नॉट येट टू रिप्लाई द नोटिस, मतलब कंपनी ने अभी तक रिप्लाई नहीं दिया है इस नोटिस का। आगे बोला गया है कि द ऑडिटर पॉइंट आउट दैट द सेम इज़ नॉट स्टेटेड इन द नोट्स ऑफ अकाउंट, मतलब ऑडिटर पॉइंट आउट करता है कि ये नोट्स ऑफ अकाउंट में यहाँ पर पॉइंट आउट नहीं किया जाना चाहिए। आगे बोला गया कि द कंपनी पॉइंट आउट दैट द ऑडिटर आर गोइंग बियॉन्ड द स्कोप ऑफ देयर वर्क, मतलब ऑडिटर कंपनी बोल रही है कि ऑडिटर अपने स्कोप के बियॉन्ड जा रहा है। दस सच मैटर फॉल इन द विद इन, जो मैटर्स है वो विद इन द स्कोप ऑफ ऑडिट आता है या नहीं, यही चीज़ आपको बतानी है। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन मतलब जो अपने स्कोप में देखा था कि जो भी इंफॉर्मेशन है, मतलब हर तरह की जो इन्फॉर्मेशन जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेट करती है वो हर एक इन्फॉर्मेशन आपको प्रॉपरली डिस्क्लोज करनी है। ये अलग से पॉइंट अपन ने देखा था, तो वो उस पॉइंट के अकॉर्डिंग ये जो इन्फॉर्मेशन है उस कंपनी को जो है डिस्क्लोज करनी चाहिए ऑडिटर को। तो ये उसके स्कोप में भी आता है और उसको डिस्क्लोज भी करनी चाहिए। तो 4 पॉइंट से इसका आपको आंसर रिलेट करके लिख देना है। इसके बाद जो टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। हिंट में आपको दे दूंगा अगर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, और इससे रिलेटेड जो भी मेन रीज़न है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और आपका आंसर सही होता है गलत होता है मैं आपको करेक्ट करूँगा, ठीक है। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है अपने पास, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। तो जैसा इस पॉइंट को पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ रिमेंबर कराना चाहूँगा। देखिए जो अपन ने डेफिनेशन में पढ़ा है कि ऑडिट में जब भी ऑडिटर होता है वो एक रीजनेबल अश्योरेंस देता है। तो जो रीजनेबल अश्योरेंस जो कि मम्मी की कसम करके मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, तो ऐसा विश्वास दिलाने के लिए रीजनेबल अश्योरेंस ही क्यों दिया जाता है, एब्सोल्यूट अश्योरेंस क्यों नहीं दिया जाता। एब्सोल्यूट अश्योरेंस अगर आपको पता हो 100% अश्योरेंस होता है, पर रीजनेबल अश्योरेंस जो है 100% से कम होता है, पर वो हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस होता है। तो उसमें 100% ऑफ अश्योरेंस क्यों नहीं दिया जाता है, तो उसका कारण यहाँ पर इनहेरेंट लिमिटेशंस, मतलब ऑडिट में कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस पाई जाती है, जिसके कारण से जो है ऑडिटर 100% जो है अश्योर नहीं कर सकता। किसी भी जो पब्लिक है, जनरल पब्लिक है, उनको 100% अश्योर नहीं कर सकता कि ये इन्फॉर्मेशन सही है, ठीक है। तो इसलिए जो यहाँ पर इनहेरेंट लिमिटेशन के पॉइंट यहाँ पर कवर किए गए। और इनहेरेंट लिमिटेशन किस किस चीज़ों में पाई जाती है उससे रिलेटेड आपको पॉइंट यहाँ पर जो फैक्टर्स दिए हुए हैं उसको अपन एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट निकल कर आता है नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इसमें अपन क्या देखते हैं, जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होता है वो इसका बहुत ज़्यादा मतलब जो लार्ज स्कोप होता है। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स कवर होते हैं। इसमें से एक दो पॉइंट्स मैं आपको जो अंडरस्टैंडिंग है उसके पर्पज़ से बताना चाहूँगा कि अपना जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है उसमें अपन क्या करते हैं, नॉर्मली जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग अपन पॉलिसी चूज़ करते हैं। और पॉलिसीज़ के चूज़ करने के बाद जो है मेथड चूज़ की जाती है। जैसे कि अपन जैसे भी इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करता है तो उसमें फीफो और लीफो दो मेथड होते हैं। तो एक जो यहाँ पर अकाउंटेंट है उसके जजमेंट के बेसिस पर ये डिपेंड करता है कि उसको फीफो चूज़ करना है या फिर लीफो चूज़ करना है, ठीक है। तो ये पूरा जजमेंटल बेसिस पे होता है, इसलिए जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है उसको जजमेंटल बेसिस पे भी बोला जाता है। इसके रिलेवेंट जो भी यहाँ पर AS है वो AS1 में आप पूरा यहाँ पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। AS1 में अकाउंटिंग में इससे रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो क्योंकि ये जजमेंटल बेसिस पे होता है तो इसमें जो है कुछ लिमिटेशंस भी पाई जाती है, क्योंकि हर एक का जो जजमेंट है वो अलग अलग हो सकता है, ठीक है। और ऑडिटर जो है हर एक के जजमेंट को पता नहीं लगा सकता। तो हो सकता है उन जो जजमेंट की गई उसी में कुछ जो है हेरा फेरी करके उन्होंने मिसस्टेटमेंट्स की हो और फ्रॉड वगैरह की हो।
इस तरह से वो इनहेरेंट लिमिटेशन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में भी पाई जाती है, और ये अपने पॉलिसीज़ के प्रिपरेशन और उनको कंटिन्यूसली फॉलो करने से रिलेटेड भी हो सकती है। और इससे रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल भी इसमें कवर होते हैं, मतलब जो पूरा पैराग्राफ अगर आप पढ़ लोगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और एक पॉइंट जो है इससे रिलेटेड मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद जो है बात करते हैं नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। तो ऑडिट प्रोसीजर को नॉर्मली क्या बोलते हैं, तो इससे रिलेटेड एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा। तो एक टीवी शॉप पर जब भी आप जाते हो, टीवी रिपेयर वाले के, टीवी रिपेयर क्या करता है, वो सबसे पहले उसको कुछ टूल्स चाहिए होते हैं सबसे पहले टीवी को ओपन करने के लिए, और फिर वो क्या करता है, उसमें अगर कोई तार वगैरह छूटा हुआ है तो उसमें वो करेक्शंस वगैरह करता है। वैसे ही ऑडिटर क्या करता है, जब भी वो ऑडिट करने जाता है तो उसको कुछ टूल्स वगैरह चाहिए होते हैं जिससे वो अपने ऑडिट को जो है परफॉर्म करता है, मतलब ऑडिट का वर्क जो है यहाँ पर पूरा करता है। उसी को अपन ऑडिट प्रोसीजर का नाम देते हैं। अब देखिए ऑडिट प्रोसीजर का नेचर अलग अलग हो सकता है। कुछ जगह हो सकता है जो इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, रिकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, इस तरह के जो है कुछ ऑडिटर के प्रोसीजर होते हैं, ऑडिट प्रोसीजर्स होते हैं जिसको यहाँ पर ऑडिटर अप्लाई करता है। तो ये अलग अलग प्रोसीजर्स होते हैं जिसमें अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग प्रोसीजर्स लगाए जाते हैं। तो हो सकता है कुछ प्रोसीजर्स जो कि कुछ सिचुएशन में आपको लगाने थे कुछ और लगा आपने कुछ और दिए, ठीक है। तो ऐसे में नेचर उसका यहाँ पर गलत हो गया है, तो ऑडिट प्रोसीजर का जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो भी गलत ही निकल कर आएगा। तो इससे जो कंक्लूजन आप फॉर्म करोगे वो भी गलत ही फॉर्म करोगे। तो इस तरह से उसका जो नेचर है उसके कारण से आपके इनहेरेंट लिमिटेशन ऑडिट प्रोसीजर्स में भी पाई जाती है। और इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है कि मैनेजमेंट हो सकता है डिसऑनेस्ट हो और इसने जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी ऑडिटर को वो गलत हो, ठीक है, वो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन नहीं हो और फेक डॉक्यूमेंट वगैरह बना के उसने इन्फॉर्मेशन दी हो। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट जो अपन ने देखा है कि ऑडिट एक एग्जामिनेशन है, केवल वो केवल मतलब जो एग्जामिनेशन है ऑडिट वो केवल इन्वेस्टिगेशन नहीं है। इन्वेस्टिगेशन में अपन क्या करते हैं, हर एक चीज़ को जो है यहाँ पर पूरा जो है ज़्यादा डीपली जाकर उसको रिसर्च करते हैं। उसमें 100% आप एक्यूरेसी के साथ कह पाते हो कि ये चीज़ सही है या फिर गलत है। पर एग्जामिनेशन में जो अपन को बताया गया केवल उसी अकॉर्डिंग अपन चेक करते हैं, यानी कि इसीलिए अपन जो है एब्सोल्यूट एश्योरेंस उसमें देते हैं, ठीक है। तो ऑडिट एक इन्वेस्टिगेशन भी नहीं है, इससे रिलेटेड पॉइंट भी अपन ने ऊपर कवर कर लिया है। चलो फोर्थ पॉइंट में आप देखेंगे कि टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में अपन क्या करते हैं, जब भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की जाती है तो एक टाइम आपको दिया जाता है ऑडिटिंग के लिए, और उसी टाइम में आपको सारी चीज़ें करनी पड़ती है। तो ऑडिटर के लिए पूरा पॉसिबल नहीं हो पाता कि वो ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन को जो है चेक कर पाए, यानी कि हर एक मैटर को जो है चेक कर पाए और उस पर जो है वो ओपिनियन दे पाए। तो इसलिए वो क्या करता है, कुछ टेक्निक्स वगैरह जो है यहाँ पर स्टेट्स वाली टेक्निक्स दी गई है, जो कि सैम्पलिंग एक उनमें से एक है। तो सैम्पलिंग की जाती है और उसके बेसिस पर जो है ऑडिटर एक कंक्लूजन अपना फॉर्म करता है। तो इस तरह से ये भी एक इनहेरेंट लिमिटेशन हो जाती है कि ऑडिटर जो है हर एक ट्रांजेक्शन को चेक नहीं कर सकता है। और एक इन्फॉर्मेशन जो आपको बताइए कि डिक्रीज इन रिलेवेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन ओवर द टाइम। जैसे मान के चलो ईयर 1 में एक ऑडिटर है, उसने इन्फॉर्मेशन चेक किया और उसके बेसिस पर उसने फुल प्रोसीजर लगाया। ईयर 2 में भी उसने सेम काम किया, फुल प्रोसीजर लगा कर जो है उसने इन्फॉर्मेशन ग्रैब किया। अब ईयर 3 में जाकर वो क्या कर रहा है कि जो ईयर 1 और 2 में उसने इन्फॉर्मेशन ग्रैब की है और ईयर 3 में वो क्या कंक्लूजन पर पहुंचता है कि फुल प्रोसीजर न लगा के अब क्या किया जाए कि जो अपन ने ईयर 1 और ईयर 2 के बेसिस पर जो कंक्लूजन फॉर्म किया था, यानी कि फुल प्रोसीजर अपन ने लगाए थे और अपन को कोई भी डेफिशिएंसी इसमें नहीं मिली है, ना कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिला है। तो हो सकता है वो थर्ड ईयर में भी ऐसा सेम करे कि फर्स्ट और सेकंड में कुछ भी नहीं मिला था, इसलिए मैं इस कंक्लूजन पे पहुंच रहा हूँ कि ईयर 3 में भी कोई भी यहाँ पर मिसस्टेटमेंट्स नहीं होगी। तो ऐसा अगर वो करता है तो ये एकदम गलत हो जाता है, क्योंकि हो सकता है कुछ चेंजेस यहाँ पर देखने को मिले ईयर 3 में, क्योंकि मार्केट कंडीशंस जो है किसी को भी नहीं पता। हो सकता है मार्केट कंडीशंस चेंज हो जाए और उसमें एंटिटी में जो यहाँ पर कुछ लॉस वगैरह की कंडीशन देखने को मिल जाए। तो इसलिए जो ईयर 3 की इन्फॉर्मेशन भी जो है उसको ग्रैब करनी है, तभी जाकर वो सही से इन्फॉर्मेशन दे पाएगा, सभी सही से अपना ओपिनियन फॉर्म कर पाएगा। तो इस तरह से ये जो है एक इनहेरेंट लिमिटेशन पाई जाती है कि वो ओवर द टाइम जो है यहाँ पर इन्फॉर्मेशन चेंज होती रहती है और उसके हिसाब से उसका रेलेवेंस भी यहाँ पर घटता रहता है, जो पुरानी इन्फॉर्मेशन आपने चेक किया। इसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट आता है फ्यूचर इवेंट्स। अब देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है, यानी कि कुछ इवेंट ऐसे होते हैं जो कि अपन प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। जैसे कि कोविड वाली सिचुएशन आप देख सकते हैं कि कुछ मतलब कोई भी कंपनीज वगैरह है वो स्टेबल थी, कोविड से पहले सभी कंपनियां वगैरह स्टेबल थी, पर कोविड के आने के बाद जो है उनकी मार्केट कंडीशन इतनी डाउन गई है
जो कि पहले प्रिडिक्ट नहीं की जा सकती थी, ठीक है। तो ऑडिटर इससे रिलेटेड भी एक फ्यूचर प्रिडिक्शन वगैरह नहीं कर सकता है, वो केवल पास्ट इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अपने ओपिनियन को बेस करता है, ठीक है। तो इस वजह से ये इनहेरेंट लिमिटेशंस कुछ 5 पॉइंट पे अपन ने कवर किए। ये इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑडिट में पाई जाती है, जिसके कारण से वो रीजनेबल एश्योरेंस देता है, ना कि एब्सोल्यूट। तो अब अपन देखने वाले हैं एंगेजमेंट, जो 8th वाला टॉपिक है अपने, उसको अपन कवर करने वाले हैं। एंगेजमेंट का सबसे पहले मीनिंग अपन समझने वाले हैं। तो एंगेजमेंट का यहाँ पर बेसिक टर्म अगर आप देखो डिक्शनरी वर्ड, तो उसका मतलब होता है कुछ अरेंजमेंट करना, मतलब अरेंजमेंट करने के लिए कुछ करना, मतलब जो भी कार्य यहाँ पर अरेंजमेंट करने से रिलेटेड होता है वो यहाँ पर एंगेजमेंट से रिलेट करता है, और ये होता है अपना डिक्शनरी वर्ड। और अगर अपन ये वर्ड यहाँ पर ऑडिटिंग के टर्म्स में देखें, तो एक फॉर्मल एग्रीमेंट जिसमें ऑडिटर और क्लाइंट के बीच में ऐसा रिलेशन यहाँ पर डिफाइन होता है, जो कि ऑडिटिंग सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। मतलब जो भी ऑडिटर यहाँ पर क्लाइंट को अपनी ऑडिटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, वो सारी बातें यहाँ पर एंगेजमेंट में लिखी जाती है, ठीक है। इस तरह से ये जो एंगेजमेंट बनाया जाता है उसको अपन एंगेजमेंट लेटर के नाम से जो है इसको नाम देते हैं, जो ऑडिटर और क्लाइंट के बीच में रहता है। इसके बाद आता है यहाँ पर 8.1 वाले टॉपिक पे, जो एक्सटर्नल ऑडिट एंगेजमेंट की बात करता है। तो देखिए नॉर्मली 2 तरह की एंगेजमेंट होती है ना। तो एक्सटर्नल ऑडिट एंगेजमेंट में अपन क्या करते हैं, जो एक्सटर्नल ऑडिटर रहता है, तो देखिए एक्सटर्नल ऑडिटर क्या करता है, जो नॉर्मली जो काम होता है अकाउंट्स वगैरह को चेक करना, वही काम एक्सटर्नल ऑडिटर भी करता है। बस जो इंटरनल ऑडिटर जो रहता है उससे ये काम क्यों नहीं करवाया जाता है। तो देखिए एक्सटर्नल ऑडिटर जो है यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जो यहाँ पर, मतलब एक तरह से जो बायसनेस का काम रहता है वो यहाँ पर सामने देखने को नहीं मिलता है। पर इंटरनल ऑडिटर से अगर सेम काम करवाया जाए तो हो सकता है वो बायसनेस कर दे, या फिर कोई मतलब जो है कंपनी के इन्फ्लुएंस में अगर वो कुछ गलत डिसीजन ले ले। तो इसलिए जो एक्सटर्नल ऑडिटिंग है उस पर उसको ज़्यादा रिलायबल माना जाता है। इसलिए जो यहाँ पर एक्सटर्नल ऑडिट एंगेजमेंट एक अलग से टॉपिक आपको यहाँ पर देखने को मिला है, ठीक है। तो ये टॉपिक अपन ने समझ लिया है। अब जो यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके पास, बेनिफिट ऑफ ऑडिट, मतलब ऑडिट के बेनिफिट्स क्या है ऑडिट कराने के। तो नॉर्मली ऑडिट क्यों कराई जाती है, तो मेन पर्पज़ जो है यहाँ पर जो यूज़र्स रहते हैं, यूज़र्स यानी कि शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, डिवेंचर होल्डर्स, या फिर गवर्नमेंट, या फिर और भी यूज़र्स हो सकते हैं, तो उनको जो है एक क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन मिल पाए, इसलिए यहाँ पर ऑडिट कराई जाती है। और ये जो ऑडिट कराई जाती है उसको एक ऑडिटर पूरा यहाँ पर परफॉर्म करता है, ठीक है। इसमें नॉर्मली क्या होता है, जो इंटरेस्ट रहता है किसका, जो भी शेयर होल्डर्स रहते हैं या फिर जो भी इंटेंडेड यूज़र्स रहते हैं, उनका जो है इंटरेस्ट को सेफगार्ड किया जाता है। जो ऑडिट की जाती है उससे जो कंपनी के अकाउंट्स चेक किए जाते हैं, उनमें चेक किया जाता है जो एम्प्लॉयज़ वगैरह काम कर रहे हैं वो अपनी फुल एफिशिएंसी से कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, मतलब उनको जो स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड किया गया है उसके अकॉर्डिंग वो उसको यहाँ पर एग्जीक्यूट कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। और इससे जो है अगर वो कुछ फ्रॉड वगैरह की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो वो भी यहाँ पर चेक हो जाती है, ठीक है। तो मोरल चेक ऑन एम्प्लॉयज़ हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ है वो क्या करती है, जो टैक्स लायबिलिटीज़ वगैरह डिफाइन करनी पड़ती है, तो उनको टैक्स लायबिलिटीज़ वगैरह डिफाइन नहीं करनी पड़ती, क्योंकि ऑडिट के दौरान जो है जो कंपनियां हैं वो अपने जो टैक्स वगैरह लायबिलिटी रहती है, मतलब ग्रॉस टोटल इनकम जो अपन को कैलकुलेट करनी पड़ती है, वो पहले से ही कैलकुलेट करते हुए चलती है, ताकि जो टैक्स लायबिलिटी है वो एकदम प्रॉपर है, ठीक है। तो ऑडिट के टाइम पर ये चीज़ें भी चेक की जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आप देखोगे कि ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है एक तरह से रिलायबल बेसिस बन जाता है किसके, जो भी क्रेडिट डिसीजंस होते हैं, मतलब जो लैंडर्स रहते हैं या फिर बैंकर्स जो रहते हैं, वो क्रेडिट डिसीजन लेने में जो है एक तरह से विश्वास योग्य बन जाते हैं अगर वो ऑडिटेड है तो। और जो नेक्स्ट पॉइंट इसके जस्ट वाला बात करता है कि ऑडिट में ऑल्सो डिटेक्ट फ्रॉड एंड एरर, या फिर दोनों, मतलब ऑडिट अगर आप कराते हो तो हो सकता है ये पॉसिबिलिटीज़ रहती है कि फ्रॉड या फिर एरर दोनों में जो भी यहाँ पर सिचुएशन है अगर वो फाइंड आउट हो सकता है, तो फाइंड आउट जो है डिटेक्ट, मतलब जो डिटेक्ट कर लिया जाता है। इसके अलावा ऑडिट रिव्यूज़ जो है यहाँ पर नॉर्मली इसका ये जो यूज़ है वो डेफिशिएंसी को पॉइंट आउट करने में या फिर फाइंड आउट करने में भी यहाँ पर यूज़ लिया जाता है। तो इस तरह से ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि बेनिफिट्स होते हैं ऑडिट के, ऑडिट कराने के, और ऑडिट क्यों ज़रूरी होती है उसको भी अपन को डिफाइन करता है। अब ऑडिट करानी मैंडेटरी या फिर वॉलेंट्री ऑडिट कराई जाती है, इसका एक वो है, ठीक है, टॉपिक दिया हुआ है 10th नाम से। और इसमें अपन क्या देखते हैं कि ऑडिट जो यहाँ पर रहती है वो कभी भी मैंडेटरी नहीं होती है, मैंडेटरी नेचर की नहीं होती है, क्योंकि इसमें अगर लॉ का कंपल्शन जब तक नहीं लग जाता है तब तक ऑडिट एक तरह से आपके ऊपर वॉलेंट्री नहीं रहती है, मतलब मैंडेटरी नहीं रहती है, वो वॉलेंट्री उस पर रहती है।
मतलब आप कराओ या ना कराओ, आपकी मर्जी है। पर जहाँ पर जो लॉ की रेगुलेशंस वगैरह कंपनी पर लग जाती है, तो उस कंडीशंस में जो है ऑडिट कराना एक तरह से मैंडेटरी हो जाता है। और इसका एग्जांपल यहाँ पर जो मॉड्यूल ने आपको दिया है कि सम इंस्टीट्यूट जैसे कि स्कूल्स वगैरह जो है उनको अपने अकाउंट्स ऑडिटेड कराने पड़ते हैं, और इससे रिलेटेड जो ग्रांट वगैरह लेनी पड़ती है वो भी यहाँ पर ली जाती है गवर्नमेंट से। ठीक है, तो इसलिए उनकी ऑडिट कराना आवश्यक है, क्योंकि जो गवर्नमेंट्स वगैरह है वो अपने स्कूल्स को फंड प्रोवाइड करती है और उसके अकॉर्डिंग ये जो स्टेटमेंट्स वगैरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो प्रिपेयर किए जाते हैं। तो इस तरह से अपन कह सकते हैं कि ऑलवेज ऑडिट जो है मैंडेटरी नेचर की नहीं होती, पर किसी किसी यहाँ पर इंस्टीट्यूशन या फिर आप कह सकते हैं एंटिटीज़ के लिए वो मैंडेटरी भी हो सकती है। अब ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है, जो 11 टॉपिक है वो अपन बात करने जा रहे हैं कि ऑडिटर अपॉइंट कौन करता है। तो इसमें अलग अलग सिचुएशन आती है। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि नॉर्मली अपॉइंट कौन करता है। तो जो कंपनी के ओनर्स रहते हैं, कंपनी या फिर जो भी ओनर्स रहते हैं, वो नॉर्मली जो है ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं। अब ये ऑनर्स जो है डिफरेंट डिफरेंट एंटिटीज़ में डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले बात करें अगर कंपनीज़ की, तो कंपनीज़ में जो यहाँ पर ऑडिटर जो है अपॉइंट किए जाते हैं किसके द्वारा, मेंबर्स के द्वारा। मेंबर्स या फिर शेयर होल्डर्स आप इनको बोल सकते हैं। और ये कहाँ पर किया जाता है, एनुअल जनरल मीटिंग जो कि साल में एक बार होती है उसमें। इसके अलावा बात करें अगर गवर्नमेंट कंपनीज़ की, तो गवर्नमेंट कंपनीज में सबसे पहले जो अथॉरिटी दी गई है ऑडिटर को अपॉइंट करने की, तो उसके लिए जो है एक अथॉरिटी जो है स्पेशली बनाई गई है जिसको अपन CNDG नाम देते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो उसके द्वारा जो है गवर्नमेंट कंपनीज में ये अपॉइंट किया जाता है। वहीं बात करें अगर थर्ड पॉइंट फर्म की, तो फर्म में जो पार्टनर्स ऑफ फर्म्स है उनके द्वारा जो है ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से अपन ने देख लिया कि ऑडिटर को अपॉइंट कौन कौन करता है। जो अलग अलग सिचुएशन थी वो मैंने आपको सारी डिस्कस कर दी। उसके बाद जो है 12 पॉइंट अपन को क्या बोलता है कि ऑडिटर जो ओपिनियन यहाँ पर बेस करता है, मतलब जो ओपिनियन बनाता है उसको जो ऑडिट रिपोर्ट में लिखा जाता है, तो वो ऑडिट रिपोर्ट किसको सबमिट की जाती है। तो नॉर्मली जो जिस भी व्यक्ति ने जो है ऑडिटर का अपॉइंटमेंट किया है उसको जो यहाँ पर ये रिपोर्ट सबमिट की जाती है, जैसे कि कंपनीज़ के केस में शेयर होल्डर्स को, फर्म के केस में पार्टनर्स को। ठीक है, तो इस तरह से ये अपन ने देख लिया। तो यहाँ तक अपन ने नेचर, स्कोप, लिमिटेशंस, बेनिफिट्स वगैरह अपन इसके देख लिए, और इसी के बेसिस पर एक केस स्टडी भी यहाँ पर दी हुई है। तो रोहित, गुरप्रीत और अली की यहाँ पर ये केस स्टडी है जिसमें उन्होंने बताया कि वो स्कूल डेज़ में हैं और उन्होंने अपना फाउंडेशन एग्ज़ाम क्लियर किया है और सेम अटैम्प्ट में है वो, और वो इंटरमीडिएट के जे क्लासेस के लिए अपीयर कर रहे हैं। तो ये तीनों जो यहाँ पर न्यूज़ लिसनर्स है, और इसमें अपन ने देखा है, देखिए जो नया सब्जेक्ट जो इनके सामने इंट्रोड्यूस हुआ है जो कि ऑडिटिंग नाम से है, और जो रोहित, गुरप्रीत और अली है इन्होंने तीनों ने LCC से यहाँ पर कोचिंग कंडक्ट की है जो कि ICI की है, बोर्ड ऑफ स्टडीज़ की। और गौरिटी ने जो अभी तक क्लास ज्वाइन नहीं की है, जो लाइव क्लास अभी तक चल रही है, क्योंकि वो एक हॉलीडे पे अपने पेरेंट्स के साथ। और साथ ही में जो अली है उन्होंने क्लास तो ज्वाइन कर ली, पर उन्होंने जो है कुछ क्लासेस स्किप कर दिए, कुछ लेक्चर्स स्किप कर दिए। और जो है क्लासेस में डिस्कस किया गया है नेचर, स्कोप और बेनिफिट ऑडिट का, और अदर जनरल प्रैक्टिकल इशू जो है बताए गए हैं। और गौरिटी जो है एक रेगुलर व्यूअर है जो कि हर एक जो लेक्चर्स है उसको ट्रैक करता हुआ आ रहा है, और उसके व्यू से यहाँ पर क्या बताया गया है कि ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो है यहाँ पर 100% गारंटी दी जाती है डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को, और यह मेन रीज़न है बिहाइंड रिलायंस अपॉन ऑडिटिंग, मतलब ये जो है मेन जो है रीज़न बताया गया है। और आगे क्या बोला गया है कि जो भी गलत होता है यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, तो वो डिस्कवर किया जाता है बहुत सालों बाद में। अब अली जो है, जो उनका ही एक फ्रेंड्स है, उन्होंने क्या बताया कि ही कुड नॉट गिव क्लैरिटी टू गौरिटी। ये किसके बारे में यहाँ पर बोला गया है, जो ट्रांजेक्शन अपीयर हुए हैं यहाँ पर इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो ऑडिटेड है, और साथ ही हर एक ट्रांजेक्शन को जो है ऑडिट किया जाता है। और जो गुरप्रीत है वो सैम्पल चेकिंग के अकॉर्डिंग अपना ओपिनियन बताते हैं। ठीक है, और वो बताते हैं कि ऑडिट में हमेशा कभी भी गारंटी नहीं दी जाती है, क्योंकि कुछ रॉन्ग प्रोबेबल्स थिंग्स हो सकती है, फाइनेंशियल मैटर्स हो सकते हैं कंपनीज़ के। और रोहित जो है उन्होंने डायरेक्ट ये सीधी बात को जो यहाँ पर सपोर्ट किया गुरप्रीत की बात को, और इसके बेसिस पर आपको जो है यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे गए। तो पहले क्वेश्चन पे पूछा गया है, गुरप्रीत वॉज ऑफ द व्यू दैट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट गिवन गारंटी अगेंस्ट प्रोबेबल रॉन्ग डूइंग इन फाइनेंशियल मैटर ऑफ कंपनीज। और पूछा गया कि व्हाट काइंड ऑफ अश्योरेंस डज ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइडेड, मतलब कौन सी यहाँ पर अश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो कि यहाँ पर
किससे रिलेटेड की गई है, फाइनेंशियल मैटर्स से। ठीक है, तो अपन ऑप्शन अगर आप देखें तो क्या ऑडिट मॉडरेट लेवल ऑफ अश्योरेंस प्रोवाइड करता है, तो ये बिल्कुल आंसर नहीं है। लो लेवल ऑफ अश्योरेंस भी प्रोवाइड नहीं करता, क्योंकि मॉडरेट लेवल ऑफ अश्योरेंस तो यहाँ पर रिव्यू में प्रोवाइड की जाती है, और लो लेवल ऑफ अश्योरेंस अभी तक प्रोवाइड नहीं की जाती किसी में भी। हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस जो यहाँ पर ऑडिट में प्रोवाइड की जाती है, तो सीधा सा इसका आंसर सी हो जाएगा। और एब्सोल्यूट एश्योरेंस जो है ऑडिट में नहीं दी जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड और जो फोर्थ है वो आंसर करेक्ट हो जाएंगे, और सी वाला आपके आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि रोहित एडेड दैट द ऑडिटर कैन फोर्स एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी टू प्रोवाइड हिम रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स। क्या वो ऐसा कर सकता है? तो देखिए, जो ऑडिटर रहता है वो किसी भी एम्प्लॉय को जो यहाँ पर फोर्स नहीं कर सकता इन्फॉर्मेशन के लिए, वो केवल रिक्वेस्ट कर सकता है। तो सेम आंसर अपन लिखेंगे कि एक ऑडिटर जो है यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकता, मतलब फोर्स उसके द्वारा नहीं किया जा सकता किसी भी एम्प्लॉय को, क्योंकि वो केवल रिक्वेस्ट कर सकता है। ही कैन ओनली रिक्वेस्ट फॉर प्रोवाइडिंग हिम नेसेसरी इन्फॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो सी वाला इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसके अलावा अगर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखते हैं, अली हैड लिसन्ड इन द वन ऑफ द लेग क्लासेस दैट ऑडिट कवर ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटी एंड कंक्लूड दैट एवरी ट्रांजेक्शन ऑफ एंटिटी इज़ वेरीफाइड बाय द ऑडिटर। और सेम बात गौरिटी ने भी जो यहाँ पर एग्री की है, और वो अपना एक और पॉइंट ऑफ व्यू रखता है कि ऑडिट शुड बी ऑर्गेनाइज टू कवर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटीज़, मतलब ऑडिट जो है सभी एस्पेक्ट्स जो यहाँ पर कवर करता है एंटिटी के। तो देखिए, जो यहाँ पर बात की गई है और इसमें जो अपन से आंसर पूछा गया है, तो ये पूछा गया है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट्स जो कि गौरिटी और अली ने कहे, क्या वो यहाँ पर अप्रोप्रिएट है? तो दोनों के स्टेटमेंट्स जो यहाँ पर, जो गौरिटी है उसका तो हाफ स्टेटमेंट्स करेक्ट है और हाफ जो है यहाँ पर इनकरेक्ट है, पर अली का जो है यहाँ पर स्टेटमेंट पूरी तरह से इनकरेक्ट है। इसमें बोला गया है कि एवरी ट्रांजेक्शन ऑफ एंटिटीज वेरीफाइड बाय द ऑडिटर। तो ऐसा कभी भी नहीं होता, क्योंकि एक टाइम लिमिटेशन जो भी अपन ने ऊपर देखा था कि जो टाइमलीनेस ऑफ रहता है, ठीक है, तो उसकी वजह से जो यहाँ पर ऑडिटर हर एक चीज़ को चेक नहीं करता है, वो कुछ चीज़ों में यहाँ पर सैम्पलिंग का भी यूज़ करता है। तो सैम्पलिंग जो है इसका एक आंसर होगा। तो इसका मतलब जो है अली का स्टेटमेंट पूरी तरह से रॉन्ग है। और गोरेटी की अगर बात करें, तो गोरेटी ने इस वाली बात को भी करेक्ट कहा है, जो एवरी ट्रांजेक्शन चेक करने की बात है उस बात को जो इसने करेक्ट कहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। इसलिए जो है गोरेटी का भी स्टेटमेंट्स करेक्ट हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। पर यहाँ पर जो इसने ये वाली बात कही है कि ऑडिट जो है कवर करती है ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटी, ये बात इसकी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो सिर्फ अगर ये गोरेटी ये वाली बात कहता तो उसका आंसर, मतलब उसका स्टेटमेंट सही हो जाता, पर उसने जो है अली वाली बात पे भी एग्रीमेंट किया है। तो अब फोर्थ वाला आंसर देखते हैं अपन कि ऑल ऑफ देम ऑल्सो डिस्कस द बेनिफिट ऑफ ऑडिटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लाइकली बेनिफिट ऑफ ऑडिटिंग। कौन सा इसमें बेनिफिट नहीं है ऑडिटिंग का? तो ऑडिटिंग में अभी अपन जो है कभी भी फ्यूचर इवेंट्स को नहीं देखते हैं। जो इन्फॉर्मेशन अपन देखते हैं वो पास्ट इवेंट्स वगैरह वो देखी जाती है, जो पास्ट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है उसकी जो यहाँ पर ऑडिटिंग की जाती है हमें, जिसको आगे अपन और डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये वाला फोर्थ वाले में आपके आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो है गोरेटी टोल्ड हर फ्रेंड्स दैट शी हैड लर्न अ न्यूज़ रिपोर्ट अबाउट द कंपनी। और ये कंपनी की न्यूज़ क्या है कि मिसलीड इट्स ऑडिटर बाय प्रोड्यूसिंग सम फैब्रिकेट डॉक्यूमेंट, मतलब कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट्स वगैरह बना के ऑडिटर्स को मिसलीड किया गया है। और आगे फॉलोइंग स्टेटमेंट्स में से आपसे अप्रोप्रिएट आंसर पूछे गए। तो देखिए, अपन ने देखा था कि जो ऑडिटर है वो कभी भी एक्सपर्ट नहीं हो सकता है, मतलब उसको जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो सिर्फ केवल उसको चेक कर सकता है, उसको ना केवल वो, मतलब वो केवल उसको चेक करके ही बता सकता है, वो इन्वेस्टिगेशन उसको नहीं कर सकता। इसलिए ये सी वाला इसका आंसर हो जाएगा कि ऑडिट केवल जो है एक्सरसाइज कर सकता है अपनी प्रोफेशनल स्किल्स, बट वो जो यहाँ पर एक्सपर्ट नहीं है, जिससे वो अपनी एक्सपर्टीज़ दिखाकर उस, मतलब जो वो चीज़ है, जो डॉक्यूमेंट्स है, उसको उसकी वेरिफिकेशन को 100% वो चेक करे। तो इस तरह से सी वाला इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से सी वाला भी अपन ने देख लिया है। इसके बाद जो टेस्ट और नॉलेज का फोर्थ वाला है वो अपन पढ़ने वाला है जेवर प्रोडक्ट्स की। इसमें भी बात की गई है कि जेवर प्रोडक्ट्स एक फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, जो कि ट्रेडिंग में डील करती है यहाँ पर डिज़ाइनर ड्रेसेस की। और आगे बोला गया कि उन्होंने अपॉइंट किया JJ एंड कंपनी को, जो कि एक चार्टेड अकाउंटेंट फर्म है और वो ऑडिट करती है। ठीक है, उन्होंने सेटिस्फाई किया कि कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो है वो बिल्कुल सही है, और साथ ही में उन्होंने जो ऑडिट प्रोसीजर लगाने होते हैं वहाँ पर उन्होंने जो यहाँ पर सैम्पल चेकिंग की है। ठीक है, उन्होंने जो देखा है परचेज बिल्स वगैरह, GST पोर्टल वगैरह, उन्होंने जो सब कंफर्मेशन करके
जो देखिए तो वो सेटिस्फाई होते हैं कि ऑडिट एविडेंस जो है यहाँ पर बिल्कुल सही है, और ऑडिट एविडेंस जो उन्होंने ऑब्टेन किए हैं वो बताया कि ट्रू एंड फेयर व्यू यहाँ पर जो फर्म है उसके स्टेटमेंट्स यहाँ पर ट्रू एंड फेयर व्यू बता रहे हैं। आगे बोला गया है कि बाद में ये पता चला है, बाद में ये डिस्कवर हुआ कि जो यहाँ पर परचेज़ की गई थी वो फेक परचेजेस थी, और जो ऑडिटर्स हैं मतलब जो पार्टनर्स है फर्म के, उन्होंने ये ब्लेम किया ऑडिटर पर कि जो ऑडिटर्स ने जो ऑडिट की है वो एकदम फ्यूटाइल है, मतलब वो एकदम व्यर्थ है ऑडिट जो एक्सरसाइज की है ऑडिटर्स ने। ठीक है, आगे बोला गया है कि आर द पार्टनर्स ऑफ फर्म करेक्ट इन द पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब जो पार्टनर्स है फर्म्स के वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर करेक्ट हैं, और ये बोला गया है कि आपको प्रोबेबल रीज़न देना है इस सिचुएशन से रिलेटेड। तो मैंने आपको जो स्कोप अपन ने डिस्कस किया था वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि स्कोप में कोई कौन सी चीज़ें इंक्लूड नहीं होती। तो वहाँ पर अपन ने डिस्कस किया था कि ऑडिटर एक जो है यहाँ पर एक्सपर्ट नहीं है, क्योंकि वो एक तरह से एक्सपर्ट नहीं, वो यहाँ पर एक तरह से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता किसी भी चीज़ की 100%, तो उसको एक्यूरेसी का पता नहीं है। ठीक है, तो बाद में अगर कोई चीज़ गलत निकल सकती है तो उस पर जो है ऑडिटर को ब्लेम नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसने तो सिर्फ यहाँ पर रीजनेबल अश्योरेंस प्रोवाइड करी है अपने और जो क्लाइंट है उसको। तो इस वजह से ये प्रोबेबल रीज़न आप लिख सकते हैं, जो कि मैंने अभी आपको स्कोप वाला बताया। ये बात करते हैं मीनिंग ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट। तो अश्योरेंस एंगेजमेंट में प्रैक्टिशनर क्या करता है? अश्योरेंस एंगेजमेंट वैसे तो बहुत टाइप्स की होती है, इसको आगे अपन अच्छे से डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहले अपन देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट। अश्योरेंस एंगेजमेंट में क्या होता है कि सबसे पहले 3 पार्टी रिलेशनशिप होता है। अब ये 3 पार्टी कौन कौन सी होती है? सबसे पहले होती है रेस्पॉन्सिबल पार्टी। रेस्पॉन्सिबल पार्टी यानी कि मैनेजमेंट, जो कि यहाँ पर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो प्रेजेंट करने होते हैं किसको? ऑडिटर को, ताकि ऑडिटर चेक कर पाए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे हैं। ठीक है, अब जो यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिसको भी दिए गए हैं ऑडिटर को, उसको अपन बोलते हैं प्रैक्टिशनर, या फिर उसको ऑडिटर भी बोला जाता है। अब वो चेक करके बताएगा कि ये जो यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिए गए हैं वो यहाँ पर ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। अगर ये ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रहे हैं तो वो चीज़ वो इंटरनेट यूज़र्स तक पहुँचा देगा। अब इंटरनेट यूज़र्स कौन कौन से होते हैं? जिसको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है उससे रिलेटेड, तो इसमें डिवेंचर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट वगैरह एक्सेट्रा कवर होता है। ठीक है, तो रेस्पॉन्सिबल पार्टीज़ कौन है? जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होती है। इंटरनेट यूज़र्स अपन ने देख लिए, जिनको यहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन चाहिए और जिसके बेसिस पर वो डिसीजन लेते हैं। सेकेंड पॉइंट अपन देखें कि एक अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मैटर का भी होना ज़रूरी है। सब्जेक्ट मैटर मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटर को प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि वो एग्जामिन कर सके, तो उसमें उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए। तो एक तरह से फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एक तरह का सब्जेक्ट मैटर है। और थर्ड पॉइंट अगर आप देखो कि सूटेबल क्राइटेरिया क्या है, तो ऑडिट करने के लिए जो कुछ बेंचमार्क्स सेट किए जाते हैं कि इस स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग आप अपनी ऑडिट को करोगे, तो वो स्टैंडर्ड्स जो है एक तरह से सूटेबल क्राइटेरिया हो जाते हैं ऑडिटिंग करने के, और उसको अपन गाइडलाइंस, लॉ, रूल्स या फिर रेगुलेशंस भी बोल सकते हैं। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट यहाँ पर कवर किया गया, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस होनी चाहिए जब भी यहाँ पर ऑडिटिंग की जाती है। तो सफिशिएंट का मतलब क्या होता है? तो सफिशिएंट का जो यहाँ पर मीनिंग लिया जाता है वैसे तो वो क्वांटिटी से लिया जाता है। तब सफिशिएंट मतलब कितना, तो वो क्वांटिटी वाइज अपन देखते हैं, तो क्वांटिटी वाइज कितने ऑडिट जो है एविडेंस लिए जाए, तो वो चीज़ अपन जो यहाँ पर इंश्योर करते हैं। और अप्रोप्रिएट से रिलेटेड जो है वर्ड यहाँ पर किससे रिलेट किया जाता है? क्वालिटी से। क्वालिटी मतलब एक तरह से कितना, मतलब जो ज़्यादा एविडेंस है हो सकता है वो एक तरह से आपको कम एश्योरेंस दे, इसलिए क्वालिटी भी मैटर करती है। तो अप्रोप्रिएट उस वर्ड को यहाँ पर डिफाइन करता है। ठीक है, तो एविडेंस जो कि ज़्यादा कंफर्ट प्रोवाइड करे, ऐसे ऑडिट एविडेंस होनी चाहिए, और उसकी जो है आपको हर एक तरह की वो जो है जो भी इंफॉर्मेशन है उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट लेनी है। इसके बाद बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, रिटर्न एश्योरेंस रिपोर्ट इज़, जो रिटर्न एश्योरेंस रिपोर्ट है वो अप्रोप्रिएट फॉर्म में होना चाहिए। अब अप्रोप्रिएट फॉर्म क्या होता है? जब भी एक ओपिनियन यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है ऑडिटर के द्वारा, तो वो एक ऑडिट रिपोर्ट में प्रोवाइड की जाती है, और वो जो ऑडिट रिपोर्ट है वही अप्रोप्रिएट फॉर्म है अपना ओपिनियन देने का। इसको अपन बोलते हैं रिटर्न एश्योरेंस रिपोर्ट। ठीक है, इस तरह से अपन ने जो एलिमेंट्स है एश्योरेंस एंगेजमेंट के उसको कवर किए। 5 पॉइंट अपन ने देखे। सबसे पहले 3 पार्टी रिलेशनशिप जिसमें ऑडिटर होता है, जिसको प्रैक्टिशनर भी कहा जाता है। इसके अलावा जिसको इंटेंडेड यूज़र्स जो होते हैं उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए, और साथ ही में जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जिसको अपन मैनेजमेंट वगैरह बोल सकते हैं।
तो ये 3 पार्टी का रिलेशनशिप होना जरूरी है, और एक एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, यानी कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। सूटेबल क्राइटेरिया जो बेंच मार्क्स वगैरह होते हैं, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस होने चाहिए जो क्वांटिटी एंड क्वालिटी वाइज होते हैं, ठीक है। और एक रिटर्न अश्योरेंस रिपोर्ट भी होनी चाहिए एप्रोप्रिएट फॉर्म में, और ये एप्रोप्रिएट फॉर्म जो है पहले से डिसाइडेड होती है। इसके बाद जो अपना टॉपिक आता है मीनिंग ऑफ रिव्यू। तो रिव्यू में 2 टाइप के अपन कवर करते हैं, एक तो ऑडिट होता है और एक रिव्यू होता है, ठीक है। ऑडिट क्या होता है कि अपन नॉर्मली एग्जामिनेशन करते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, और रिव्यू का मतलब होता है ऊपर ऊपर से देखना, मतलब लिमिटेड अश्योरेंस उसमें प्रोवाइड की जाती है। तो ऑडिट है उसमें रीजनेबल अश्योरेंस प्रोवाइड की जाती है, और रिव्यू में जो यहाँ पर लिमिटेड अश्योरेंस प्रोवाइड की जाती है। तो इस तरह से ऑडिट क्या होता है, एक लिमिटेड जो रीजनेबल अश्योरेंस एंगेजमेंट हो जाता है, और रिव्यू हो जाता है लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट। और इसी से रिलेटेड आपकी इसका डिफरेंस भी यहाँ पर आपको दिया हुआ है। तो टाइप ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट में 2 तरह की एंगेजमेंट देखने को मिलती है, और ये वाला जो टॉपिक है आपको अच्छे से याद करना है, और इसके ऊपर वाला जो टॉपिक अपन ने देखा वो भी अच्छे से याद करना है आपके एग्जाम्स के लिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दोनों वाले टॉपिक, ठीक है। तो इसमें अपन देखेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो इसका एक अलग से चार्ट भी आपको ICAI ने गिवन किया है इस बार। तो इसमें रीजनेबल अश्योरेंस एंगेजमेंट यानी कि ऑडिट में हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस दिया जाता है, जबकि जो रिव्यू यानी कि लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट में लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस दिया जाता है। इसमें डिटेल्ड या फिर एक्सटेंसिव जो है प्रोसीजर परफॉर्म किए जाते हैं, इसमें कुछ ही जो प्रोसीजर परफॉर्म किए जाते हैं। इसमें जो ड्रॉ किया जाता है वो रीजनेबल कंक्लूजन ड्रॉ किया जाता है, इसमें लिमिटेड कंक्लूजन ड्रॉ किया जाता है। इसका एग्जांपल है जैसे कि रीजनेबल अश्योरेंस एंगेजमेंट, और इसका एग्जांपल लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट, ठीक है। इसको ऑडिट एंगेजमेंट बोलते हैं, इसको रिव्यू एंगेजमेंट बोलते हैं। तो अभी तक यहाँ तक जो अपन ने पढ़ा है उसमें अपन ने देख लिया कि जो रीजनेबल अश्योरेंस एंगेजमेंट है उसको अपन ऑडिट बोलते हैं, और साथ ही जो लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट होती है उसको अपन बोल के चलते हैं यहाँ पर रिव्यू, ठीक है। तो ये 2 टर्म यहाँ से निकल कर आती है, और इसी के बेसिस पर जो ये पूरा पैराग्राफ यहाँ पर दिया हुआ है, इस पूरे पैराग्राफ को अपन जो है अच्छे से समझने वाले हैं। और साथ ही एक नई टर्म जो कि प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो कि रिलेट करती है फ्यूचर इवेंट से, इस भी टर्म को अपन समझने वाले हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझना है सबसे पहले आपको। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि देखिए एंगेजमेंट क्या होता है। एंगेजमेंट जो अपन ने अभी ऊपर पढ़ा कि एक एग्रीमेंट होता है, तो एंगेजमेंट जो है यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको अच्छे तरीके से समझाने आ रहा हूँ। तो अपने पास जो एंगेजमेंट होती है वो नॉर्मली जो है 3 टाइप्स की होती है, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पर रिलेट करती है ऑडिट से, मतलब फर्स्ट वाली होती है अपने पास ऑडिट, सेकेंड वाली होती है रिव्यू, ठीक है, और थर्ड वाली होती है अपने पास अश्योरेंस एंगेजमेंट, ठीक है। अश्योरेंस एंगेजमेंट मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख देता हूँ अश्योरेंस एंगेजमेंट, ठीक है। अब ये जो आप ऑडिट कर रहे हो ये भी एक तरह से है तो अश्योरेंस एंगेजमेंट, और ये जो रिव्यू आप कर रहे हो ये भी है एक तरह से अश्योरेंस एंगेजमेंट। और ये जो अश्योरेंस एंगेजमेंट है ये क्या है वो अभी आगे मैं आपको बताने आ रहा हूँ। देखिए अब नॉर्मली जो ऑडिट और रिव्यू में अपन बात करते हैं वो किसकी बात करते हैं, तो इसमें अपना जो ओपिनियन का बेस होता है, मतलब जिसके बेसिस पर अपन ओपिनियन देते हैं वो किसको देखकर देते हैं, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। और ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं आपके प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के होते हैं, यानी कि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखकर अपन ऑडिट या फिर रिव्यू वाला काम करते हैं, ठीक है। इस तरह से अपन ने क्या यहाँ पर कंक्लूजन निकाला है कि अपन ने जो एंगेजमेंट में जो कि ऑडिट और रिव्यू है उसमें जो भी यहाँ पर ओपिनियन बेस किया वो किस पर बेस किया है, यहाँ पर जो अपने प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उनको बेस करते हुए अपन ने ओपिनियन दिया है। और ओपिनियन देने से पहले आपको पता है कि आप जो है कुछ प्रोसीजर्स वगैरह लगाते हो, तो वहीं से ये कैटेगराइज हो जाता है बस कि अगर आपने फुल प्रोसीजर मतलब जो है ज़्यादा से ज़्यादा एक्स जो है अपने ऑडिट प्रोसीजर्स लगाए तो वो अपने कैटेगराइज हो जाता है अपने ऑडिट में। और अगर आपने कुछ ही प्रोसीजर्स लगाए, और ये बात करें अपन प्रीसीडिंग जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उन पर अगर आपने फ्यू प्रोसीजर्स जो है लगाए हैं और जो है जो लो लेवल ऑफ आपने जो है यहाँ पर वो प्राप्त की है, ठीक है, एश्योरेंस प्राप्त किए, तो वो अपने रिव्यू में कैटेगराइज हो जाता है, ठीक है। इस तरह से अपन कैटेगराइज करते हैं कि ऐसी एश्योरेंस एंगेजमेंट मतलब है तो ये दोनों एश्योरेंस एंगेजमेंट का पार्ट ही, पर इसमें अपन जो है जो बेस लेकर चलते हैं ओपिनियन का वो अपने प्रीसीडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, जिसमें अगर आप जो है फुल प्रोसीजर लगाकर कोई ओपिनियन बेस कर रहे हो तो वो ऑडिट कहलाता है अपने, और कुछ प्रोसीजर्स लगा रहे हो अगर आप तो वो अपने रिव्यू की कैटेगरी में कैटेगराइज हो जाता है। के बाद मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये जो थर्ड टाइप का यहाँ पर एंगेजमेंट का टाइप है एश्योरेंस एंगेजमेंट, इसमें अपन क्या करते हैं, तो नॉर्मली अभी अपन ने जो देखा है कि जो ऑडिट और रिव्यू में अपन ने देखा है कि जो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है मतलब पहले के जो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसके बेसिस पर अपन ओपिनियन बेस करते हैं।
पर ये जो अश्योरेंस एंगेजमेंट है, मतलब जो थर्ड टाइप अपन ने देखा है, इसमें जो यहाँ पर ओपिनियन का बेस होता है वो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं होते हैं। इस तरह से जो ये अपने तीसरे नंबर का जो यहाँ पर कैटेगरी है उसको अपन डिफ्रेंशिएट करते हैं। यानी कि एक चार्ट के माध्यम से अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो ये पूरा अगर आपका जो है आप लेके चले, ये पूरा अश्योरेंस एंगेजमेंट है, ठीक है। और इस अश्योरेंस एंगेजमेंट में जो दो पार्ट है, जिसमें से एक है अपने पास ऑडिट और एक है अपने पास रिव्यू, ठीक है। ये दो पार्ट तो वैसे एश्योरेंस एंगेजमेंट का ही है, पर इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कैसे किया जाता है, तो ये ऑडिट और ये जो रिव्यू है ये बेस करता है अपना ओपिनियन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। और ये जो पूरा मतलब इन दोनों के अलावा जो अपने ये वाइट वाला पार्ट बच गया, इस वाले पार्ट को जो यहाँ पर कहते हैं अपन, वैसे कहते हैं तो अश्योरेंस एंगेजमेंट ही है, इसको अपन ने सिर्फ नाम दिया है ऑडिट, इसको दिया है रिव्यू, और ये जो बचा वाइट पार्ट है इसको अपन अश्योरेंस एंगेजमेंट का ही नाम देते हैं। और ये इस पे जो ओपिनियन बेस होता है, मतलब इसमें जो ओपिनियन बेस होता है वो किस पर करते हैं अपन, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, ठीक है। प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे जो इसमें ओपिनियन बेस किया जाता है। तो इस तरह से तीन कैटेगरी अपन ने डिफ्रेंशिएट कर दिए। सबसे पहले जो ऑडिट और रिव्यू वाला अपन ने पार्ट देखा वो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे बेस होता है, मतलब इसमें जो ओपिनियन दिया जाता है वो पहले के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी कि हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे वो ओपिनियन बेस होता है। और बाकी जो वाइट पार्ट बच रहा है ये वाला पार्ट, इसमें जो इसको नाम देते हैं सबसे पहले अपन एश्योरेंस एंगेजमेंट, और इसमें जो ओपिनियन बेस होता है वो अपने प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे होता है। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं इस चार्ट के माध्यम से आपको फिर से समझाना चाहूँगा। देखिए अभी जो ऊपर अपन ने चार्ट बनाया है, देखिए ये इसको समझाने के लिए मैंने आपको ये चार्ट समराइज करके दिया है, ठीक है। अब आपको सिर्फ एंगेजमेंट वाला देखना है, जो पार्ट अपन एश्योरेंस एंगेजमेंट में कवर कर रहे हैं। तो एश्योरेंस एंगेजमेंट में सबसे पहले अपने पास सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, और वो सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, या तो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होता है, या फिर जो है हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के अलावा जिसको अपन नॉर्मली क्या नाम देते हैं यहाँ पर, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो फ्यूचर से रिलेटेड होती है, ठीक है। तो दो कैटेगरी में अपन इस सब्जेक्ट मैटर को बांटते हैं सबसे पहले। और हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से मैंने आपको बताया था कि दो कैटेगरी यहाँ पर निकल कर आती है, ठीक है। तो वो दो कैटेगरी जो है वो ओपिनियन बेस्ड होती है। ओपिनियन बेस्ड मतलब उसमें अपन जो यहाँ पर अपन को सब्जेक्ट मैटर दिया जाता है उसको देखकर अपन अपनी ओपिनियन देते हैं। तो उस ओपिनियन को जो है बेस करके यहाँ पर दो अलग अलग पॉइंट निकाले जाते हैं, जिसमें ऑडिट और रिव्यू आते हैं। अब देखिए ऑडिट कैसे अलग करना है, रिव्यू कैसे अलग करना है। तो ये जो ओपिनियन है, अगर आप इसका जो यहाँ पर एग्जामिनेशन कर रहे हो, यानी कि आप हर एक प्रोसीजर्स लगा रहे हो, सभी मतलब बहुत ज़्यादा प्रोसीजर्स लगा कर अगर आप ये ओपिनियन यहाँ पर बेस कर रहे हो, अपना ओपिनियन ले दे रहे हो, तो वो अपने कहलाता है ऑडिट। और ये हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे जो आपकी ओपिनियन है केवल रिव्यू के माध्यम से दी जा रही है, यानी कि कुछ ही प्रोसीजर्स आप लगा रहे हो, कुछ प्रोसीजर्स लगाकर आप लिमिटेड कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हो, तो वो अपने कैटेगराइज हो जाता है रिव्यू वाले पार्ट में। और जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर ये हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अगर आपका सब्जेक्ट मैटर नहीं रहता तो वो थर्ड कैटेगरी अपने बन जाती है एश्योरेंस एंगेजमेंट, जिसमें अपन जो सब्जेक्ट मैटर है उसका बेस क्या रखते हैं, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, यानी कि इसमें हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन नहीं होती। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन नहीं होती मतलब क्या होगी एक्चुअल में, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो उसके बेसिस पर जो भी यहाँ पर अपन देते हैं यहाँ पर इन्फॉर्मेशन, वो अपने एश्योरेंस एंगेजमेंट का पार्ट हो जाता है, ठीक है। इस तरह से तीन कैटेगरी में आपको डिवाइड कर देना है। तो ये बात हो गई अपने एश्योरेंस एंगेजमेंट की। और इसमें अपन ने देखा है कि एश्योरेंस एंगेजमेंट में हमेशा ओपिनियन हमेशा आपकी हो गई, चाहे वो आप प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पर दे रहे हो, चाहे हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पर दे रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और इसके बाद जो कैटेगराइज होता है आपके एंगेजमेंट में, वो दूसरा टाइप आता है कि ऐसे एंगेजमेंट जो कि यहाँ पर एश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं है, और उसको अपन नाम देते हैं यहाँ पर रिलेटेड सर्विस। अब देखिए रिलेटेड सर्विस क्या होती है, इसका एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा। जैसे ऐसे कोई से भी यहाँ पर आप ले सकते हैं सब्जेक्ट मैटर जिसमें ओपिनियन नहीं दी जाती है। जैसे कि अपन ने यहाँ पर क्या देखा है, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल या फिर जो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है उसको बेस करते हुए ऑडिटर यहाँ पर क्या देता है, एक ओपिनियन देता है। पर ऐसे सब्जेक्ट मैटर जहाँ पर ओपिनियन नहीं दी जाती है उसको अपन उसको अपन कहते हैं यहाँ पर रिलेटेड सर्विस, मतलब उसकी कैटेगरी यहाँ पर रिलेटेड सर्विस में कवर होती है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा इसका, कि एक कंपाइलेशन प्रोसीजर होती है जिसमें ऑडिटर क्या करता है, कंपनी के अकाउंट्स वगैरह जो है वो फाइनलाइज करने में मदद करता है। अब वहाँ कोई वो ओपिनियन नहीं देता कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करें, ऐसा कुछ जो है यहाँ पर वो
एक तरह से अश्योरेंस वगैरह प्रोवाइड नहीं करता, तो ऐसे एंगेजमेंट को अपन बोलेंगे रिलेटेड सर्विस। तो इस तरह आपसे पूछा जाए कि ऐसी कौन सी एंगेजमेंट है जो अश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं है, तो आप आंसर क्या होने वाला है कि ऐसी अश्योरेंस एंगेजमेंट जो यहाँ पर अश्योरेंस का पार्ट नहीं है, ऐसी एंगेजमेंट जो अश्योरेंस का पार्ट नहीं है उसको अपन कवर करते हैं रिलेटेड सर्विस में। ठीक है, तो ऐसी एंगेजमेंट जो कि रिलेटेड सर्विस से यहाँ पर रिलेट करती है वो यहाँ पर इस कैटेगरी में फॉल करती है। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपको जो है पूरा समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं एंगेजमेंट को क्लासीफाई करना चाहूँगा आपके सामने, ताकि आपको एक बार पूरा अच्छे से क्लियर हो पाए। तो एंगेजमेंट अभी अपन ने देखा है, एंगेजमेंट में अपन दो टाइप्स की कैटेगरी जो है डिफाइन करते हैं। सबसे पहले अश्योरेंस एंगेजमेंट, ठीक है, जहाँ पर एक ओपिनियन अपन फॉर्म करते हैं, ओपिनियन अपन देते हैं। और एक होती है ऐसी एंगेजमेंट जो कि अश्योरेंस नहीं होती है। ठीक है, अश्योरेंस नहीं होती है उसको अपन जो है क्या बोलते हैं यहाँ पर, उसको बोलते हैं यहाँ पर रिलेटेड सर्विसेज। तो इस कैटेगरी में रिलेटेड सर्विसेज में वो फॉल कर जाता है। ठीक है, और ऐसी अश्योरेंस एंगेजमेंट जो जिसमें ओपिनियन दिया जाता है उसको अपन एंगेजमेंट अश्योरेंस एंगेजमेंट बोलते हैं। अब इसमें अपन देखते हैं कि ओपिनियन का सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, मतलब ओपिनियन का सब्जेक्ट मैटर क्या है। अगर वो रिलेट करता है यहाँ पर हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेट करता है, तो उसको अपन फर्दर और टू कैटेगरी में यहाँ पर बांटते हैं। और इसके अलावा आते हैं अपने पास प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, और इसको अपन ने सीधे से क्या नाम दिया था यहाँ पर, इसको अपन ने नाम दिया था अश्योरेंस एंगेजमेंट। ठीक है, अब अपन देखेंगे जो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसमें अपन ने दो कैटेगरी डिवाइड की थी कि अगर आप जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको केवल फ्यू प्रोसीजर्स लगा कर ही अगर आप चेक कर रहे हो और उसके बेसिस पर ओपिनियन दे रहे हो तो उसको केवल अपन रिव्यू का नाम देते हैं। और अगर आप एलोब्रेट यानी कि बहुत सारे एक्सटेंसिव प्रोसीजर्स लगा रहे हो और उसके बेसिस पर जो यहाँ पर लिमिटेड जो है ओपिनियन नहीं दे रहे हो, ठीक है, और उसको अपन कैटेगराइज करते हैं ऑडिट की कैटेगरी में। ठीक है, तो इस तरह से अपन ने पूरा कैटेगराइज किया है एंगेजमेंट को। होप्स आपको समझ में भी आया होगा कैसा पूरा यहाँ पर एंगेजमेंट डिवाइड होता है। और इन सब पर जो है एक एप्लीकेबल जो यहाँ पर है, मतलब जो एंगेजमेंट एप्लीकेबल होता है वो अपने आता है SQC1। SQC1 आपको क्या बोलता है, क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड ये स्टैंडर्ड्स होता है जिसके बारे में अभी आगे अपन देखने वाले हैं। तो ये जो है इन सभी एंगेजमेंट पर एप्लीकेबल होता है, और ये चीज़ आपको MCQ के पर्पज़ से भी पूछी जा सकती है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। तो अभी जो अपन ने समझा है उसके बेसिस पर ये पूरे पैराग्राफ में आपको रीड कराना चाहूँगा। देखिए, अपन ने जो बात की यहाँ पर प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की, तो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में बात की जाती है किसकी, यहाँ पर अश्योरेंस एंगेजमेंट की। ठीक है, तो उसको अपन बोलते हैं अश्योरेंस एंगेजमेंट। ठीक है, इसके बाद जो है इसका एक एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है कि जो एंटिटी है वो इंटरनल कंट्रोल पर अगर जो यहाँ पर ओपिनियन देती है, एश्योरेंस मतलब जो है ओपिनियन देती है, तो वो अपन अश्योरेंस एंगेजमेंट की कैटेगरी में डालते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की और बात की गई है, आप जो है उसको अच्छे से रीड कर सकते हैं। बस जो मैंने आपको चार्ट से बताया वो यहाँ पर एलोबरेट करके आपको समझाया। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की, तो यहाँ से अपने दो जो यहाँ पर मैटर निकल कर आते हैं। एक तो अपने निकल कर आता है ऑडिट, एक अपने निकल कर आता है रिव्यू। ठीक है, ये दो अलग अलग अपन देखते हैं, और रिव्यू में कुछ ही प्रोसीजर्स लगाते हैं और ऑडिट में अपन एलोबरेट प्रोसीजर्स यानी कि एक्सटेंसिव प्रोसीजर्स लगाकर अपना ओपिनियन फॉर्म करते हैं। यही बात यहाँ पर कही गई है। देखिए, जो ऑडिट में है उस पर मतलब ये पूरा पैराग्राफ अगर आप पढ़ोगे तो आपको कंक्लूजन वो पूरा मिल जाएगा। इसके अलावा प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देखिए अपन ने, जो कि फ्यूचर से रिलेट करती है, और इसको अपन अश्योरेंस एंगेजमेंट का नाम दे देते हैं। और ये जो यहाँ पर कोई रीजनेबल बेसिस जो है प्रोजेक्शन का यहाँ पर प्रोवाइड नहीं करती, ये एक तरह से अजम्पशन जो है अपन लेकर चलते हैं। और इसमें जो अश्योरेंस एंगेजमेंट है उसमें जो है मॉडरेट लेवल ऑफ अश्योरेंस अपन को दी जाती है। अब मतलब जो ऑडिटर मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस देता है। ठीक है, तो इस तरह से अपन ने समझ लिया है। जो अभी पहला अपन ने देखा है कि एश्योरेंस एंगेजमेंट के 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन से जो रिलेट करते हैं और साथ ही हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन से जो रिलेट करते हैं। और ये कुछ टाइप्स आपके दे रखे हैं। देखिए, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर आप करते हो तो वो किस टाइप का एश्योरेंस आपको प्रोवाइड करता है, रीजनेबल। और अगर आप रिव्यू करते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का यानी कि हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का, तो वो लिमिटेड एश्योरेंस आपको प्रोवाइड करते हैं। और यही बात आ जाती है अगर प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की यानी कि फ्यूचर के फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की, तो वहाँ पर अपने काम आता है अश्योरेंस एंगेजमेंट। ठीक है, और इसके बाद जो है अगर आप जो फोर्थ कैटेगरी अपने कि इनके अलावा जो मैटर्स होते हैं उसको अपन कैटेगराइज किस में करते हैं, वो अपने कैटेगराइज होता है फोर्थ वाली कैटेगरी, जो कि अभी अपन ने ऊपर समझ लिया। तो इस तरह से ICAI ने एक चार्ट के फॉर्म में इसको समझाया हुआ है। देखिए,
रीजनेबल जो अश्योरेंस है, लिमिटेड अश्योरेंस है, और जो अश्योरेंस जो ना तो रीजनेबल है ना ही लिमिटेड है, यानी कि इनसे पूरा डिफरेंट, तो वो हो जाता है अपने पास अश्योरेंस एंगेजमेंट। ठीक है, और इसका अपन ने बेस क्या बनाया, जो ऑडिट और रिव्यू है वो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का बेस बनती है, और ये जो अश्योरेंस एंगेजमेंट है इसका बेस क्या बनता है यहाँ पर, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो ऐसी एंगेजमेंट जो कि यहाँ पर हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर ओपिनियन नहीं देती है, उसको अपन अश्योरेंस एंगेजमेंट में डालते हैं, और वो जो यहाँ पर किससे रिलेट करते हैं, यहाँ पर प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन से। तो होप्स आपको समझ में आया होगा क्या क्या पूरा अपन ने समझा है। ठीक है, तो अब देखिए इसी से रिलेटेड जो है आप पर टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग का 5th वाला पॉइंट आपके दिया हुआ है, 5th वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें बोला गया है कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर जो कि फर्स्ट क्वार्टर की यहाँ पर की जा रही है। देखिए इसका मतलब क्या है, अभी जो फाइनेंशियल ईयर का जो यहाँ पर एंड नहीं आया है, जो ऑडिटर है वो बीच में ही जो यहाँ पर कुछ प्रोसीजर्स कर रहा है, और उसके बेसिस पर वो जो है यहाँ पर क्या कर रहा है, मतलब मैनेजमेंट को जो है कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, और वो जो है जो डिटेल प्रोसीजर्स है वो भी यहाँ पर प्रोवाइड नहीं कर रहा है। तो ये किस टाइप की आपके एंगेजमेंट है, तो देखिए जब भी अपन ने देखा था कि ऐसी जो एंगेजमेंट जो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन से डील करती है, और उसमें अपन जो है पूरे डिटेल प्रोसीजर अगर नहीं लगाते तो वो अपने किसके कैटेगरी में फॉल करती है, रिव्यू में। ठीक है, तो ये कौन से टाइप की रिपोर्ट है, रिव्यू वाली, यानी कि लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट है ये। और इसका रिलेटेड जो भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें आपको ऑब्टेन करना है सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस, तो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस तो अपन को ऑब्टेन करने ही पड़ेंगे, क्योंकि इसमें ओपिनियन जाती है तो इसके लिए अपन को एविडेंस भी चाहिए होंगे। इसके बाद अपन बात करते हैं क्वालिटीज़ ऑफ ऑडिटर की 14 पॉइंट। अभी अपन ने एंगेजमेंट को पूरा ख़त्म कर लिया है, अपन बढ़ेंगे यहाँ पर ऑडिटर की क्वालिटीज़ के बारे में कि कौन कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए ऑडिटर में जिससे वो एक अच्छा ऑडिटर कहलाए। तो वैसे नॉर्मली तो ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, पर फिर भी आप इसको जो लर्न कर सकते हैं। इसमें क्या आप बताएंगे कि ऑडिटर को ऐसा होना चाहिए जिससे मतलब वो टैक्टफुल होना चाहिए, कॉजन होना चाहिए यानी कि गुड टेम्पर का होना चाहिए, इंटीग्रिटी भी उसमें होनी चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही मतलब जैसे जैसे क्वालिटीज़ ऑडिटर में होगी वैसे वैसे वो अपने एम्प्लॉयज़ से या फिर जो जहाँ पर वो चेकिंग करने जा रहा है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करने जा रहा है, वहाँ पर जो है वो उनसे काम निकलवा पाएगा। तो ऐसा जो है अगर वो उनमें क्वालिटीज़ होगी तो वो अपना काम अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, यानी कि शाइन ऑफ कल्चर वगैरह होना चाहिए उसमें, पोजीशन ऑफ ट्रस्ट भी उसमें होना चाहिए, वो ट्रस्ट जो है जरूर से करना चाहिए जो ह्यूमन क्वालिटीज़ में एक तरह से आता है। इसके अलावा आपको पहले कुछ यहाँ पर और भी क्वालिटीज़ दी गई थी ऑडिटर की, होप सो आपको आगे कवर किया होगा, एक बार आगे अपन देख लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से छोटे छोटे पॉइंट्स आपको इसमें से निकाल लेने हैं, जो क्वालिटीज़ ऑफ ऑडिटर अगर 1-2 नंबर का पूछा जाता है तो उसमें आपको लिख देना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने पास, नेक्स्ट पॉइंट आता है अपने पास एंगेजमेंट और क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स के अपन को ओवरव्यू दिए गए हैं। जैसे कि अभी अपन ने पढ़ा है कि स्टैंडर्ड्स कैसे कैसे होते हैं, और उससे रिलेटेड एक ऐसे 200 जो अपन ने देखा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर, तो मैंने आपको ऊपर ही समझा दिया। ठीक है, अब अपन देखेंगे कि एंगेजमेंट क्या होता है। एंगेजमेंट तो अपन ने देख लिया अच्छे से, और क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स जो कि SQC1 मैंने अभी आपको ऊपर डिस्क्राइब किया है कि हर तरह की एंगेजमेंट पे वो एप्लीकेबल होता है, उसी को अपन आगे अच्छे से देखने वाले हैं। तो टाइप ऑफ एंगेजमेंट में 4 तरह की एंगेजमेंट कवर होती है। सबसे पहले इसमें आती है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, यानी कि जिसको ऐसे भी बोलते हैं, और ये किस पे बेस होती है, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे। इसके बाद आते हैं अपने पास रिव्यू एंगेजमेंट। रिव्यू में अपन क्या करते हैं, बात की जाती है यहाँ पर हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की, पर उसमें केवल कुछ ही प्रोसीजर्स लगाए जाते हैं जिसके कारण उसको रिव्यू वाले स्टैंडर्ड्स के नाम दे दिए जाते हैं। और थर्ड टाइप जो मैंने आपको बताया था अश्योरेंस एंगेजमेंट, जिसको ऐसे ही भी बोलते हैं, इसमें अपन प्रोस्पेक्ट हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे ओपिनियन नहीं देते हैं। इसमें जो ओपिनियन का बेस होता है वो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है, और इसका एक एग्जांपल भी मैंने आपको यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए जैसे ऑडिटिंग आप करने जा रहे हो इंटरनल कंट्रोल की, इंटरनल कंट्रोल कोई अपन को हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन नहीं बता रहे हैं, और ये भी सब्जेक्ट मैटर नहीं है, और इस पर अपन ओपिनियन जो है देंगे। ठीक है, तो वो अपने किस कैटेगरी में यहाँ पर फॉलो करेगा, अश्योरेंस एंगेजमेंट की कैटेगरी में। और साथ ही प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अपन ने देख लिया था ऊपर। ये बात आता है अपने पास स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विस। तो स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विस किस कैटेगरी में फॉलो करता है वो मैं आपको बताऊंगा। जो ऊपर अपन ने 4th कैटेगरी यहाँ पर बात की थी कि ऐसी एंगेजमेंट जो कि यहाँ पर अश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं है, तो उसको अपन फॉलो करते हैं, मतलब वो फॉलो होती है कि इसमें रिलेटेड सर्विसेज, और इसमें बेसिकली कोई भी ओपिनियन नहीं दिया जाता। ये जो है कुछ कंपाइलेशन एंगेजमेंट वगैरह, ये अगर सर्विसेज ऑडिटर प्रोवाइड करता है
जो ईयर के मिड में अगर आप कर सकते हो तो मतलब जो है ऐसे ऐसे कुछ काम होते हैं जिसमें ओपिनियन नहीं दी जाती, तो वो रिलेटेड सर्विस में अपन कवर करते हुए चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक अपन ने समझ लिया है। अब आगे देखते हैं, इसी को जो है आगे डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। तो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग आपको बताया हुआ सबसे पहले, जो अपन ने यहाँ पर एसईएस की बात की थी, तो उसको यहाँ पर डिटेल डिस्कस करके थोड़ा बहुत उसकी इन्फॉर्मेशन दी है। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए हैं जो कि आपको रीड कर लेना है। तो ऐसे 200 जो कि अपन ने ऊपर पढ़ा है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर, ताकि वो एसएस के अकॉर्डिंग ऑडिट कर पाए। इसके अलावा 230 जो आगे के चैप्टर्स में अपन देखेंगे, 315 भी आगे देखेंगे, ऐसे 500 ऑडिट एविडेंस वो भी आगे देखेंगे, और 700 भी अपन आगे अच्छे से पढ़ेंगे। इसके अलावा रिव्यू एंगेजमेंट जो कि आपके इस वाले सिलेबस में कवर नहीं है, यानी कि इंटर के सिलेबस में ना तो रिव्यू एंगेजमेंट को कवर किया गया अच्छे से, ना एश्योरेंस एंगेजमेंट को, और ना ही यहाँ पर रिलेटेड सर्विसेज को। इसको अपन जो है ज़्यादा डिटेल फाइनल में पढ़ते हैं। और ये वाला जो ऑडिट ऑन एसेज है, मतलब जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है, इसको आपको अच्छे से यहाँ पर इंटर में पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ तक अपन ने देखे रिव्यू एंगेजमेंट, इसकी थोड़ी बहुत डिटेल दी हुई है और कुछ एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं, जैसे कि SRE 240 100 तो 2400, इसमें अपन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के अलावा जो रिव्यू करते हैं वो यहाँ पर कवर होता है। साथ ही इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को इंडिपेंडेंट ऑडिटर अगर देखता है, परफॉर्म करता है, तो वो भी इसमें कवर होता है 2410 में। इसके अलावा एश्योरेंस एंगेजमेंट आते हैं थर्ड टाइप की 15.3 में। कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है सबसे पहले, जो मैंने अभी आपको ऊपर डिस्कस किया है वो यहाँ पर बताया हुआ है, बस उसको थोड़ा अच्छा लैंग्वेज वाइज यहाँ पर एलोबरेट किया हुआ है, और साथ ही उसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। ठीक है, और एश्योरेंस एंगेजमेंट में मैंने आपको बोला था प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को बेस बनाया जाता है ओपिनियन के लिए नहीं, सॉरी। और इसके बाद जो 15.4 में अपन ने रिलेटेड सर्विस देखा था, जहाँ पर कोई भी ओपिनियन नहीं होती है, वो रिलेटेड सर्विसेज में कवर होती है। तो यहाँ तक अपन ने पूरा कवर कर लिया, और इसका एक एग्जाम्पल भी आप पढ़ सकते हो। इसके बाद जो मैंने आपको बताया था कि तो SQC1 यानी कि स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल, ये एक ऐसा स्टैंडर्ड्स है जो सभी टाइप की एंगेजमेंट पर एप्लीकेबल होता है। जैसे कि अभी अपन ने ऊपर 4 कैटेगरी डिवाइड की थी, ऑडिट और रिव्यू जो कि हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पर बेस्ड होती है, और इसके बाद जो है एश्योरेंस एंगेजमेंट जो कि प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पर बेस करती है, और जो 4th नंबर की कैटेगरी जो कि इन तीनों में ही कवर नहीं होती है, यानी कि एश्योरेंस एंगेजमेंट में वो कवर ही नहीं होती है, वो रिलेटेड सर्विस में कवर होती है। तो इन चारों तरह की एंगेजमेंट में SQC1 यानी कि एप्लीकेबल होता है। और इसमें क्या करते हैं, मतलब ये सभी काम जो है अच्छी क्वालिटी से हो, तो ये उसको मतलब जो है अच्छे तरह से मेंटेन करने का काम SQC अपने करता है। ठीक है, तो होप सो ये समझ में आ चुका हो आपको स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल कैसे काम करता है, और ऑडिट रिव्यू और एश्योरेंस एंगेजमेंट साथ ही रिलेटेड सर्विस क्या क्या उनकी डेफिनेशन होती है और क्या क्या मीनिंग होता है। अब आपको जो है कुछ आगे स्टैंडर्ड्स के जो स्टैंडर्ड्स के बारे में जो मेन नीड है कि स्टैंडर्ड्स की ज़रूरत क्यों पड़ी है, वो आपको बताया हुआ, तो उसको अपन समझ लेते हैं। स्टैंडर्ड्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, मतलब वाई स्टैंडर्ड्स आर नीडेड। तो अगर मैं एक ही लाइन में अगर इसका आंसर देना चाहूँ, तो स्टैंडर्ड्स इसलिए बनाए गए ताकि अभी जो मतलब अपने करंट जो अपना जो भारत देश है, उसमें जो इन्फॉर्मेशन अपन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो प्रिपेयर कर रहे हैं, उसको कंपेयर किया जा सके अदर कंट्रीज़ के फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन से। मतलब अगर जो है पूरे वर्ल्ड का जो है अगर जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का जो है यहाँ पर स्टेटमेंट यानी कि फॉर्मेट वगैरह सब सेम होगा, तो यहाँ पर कंपेयर करने में थोड़ी बहुत आसानी होगी, और यहाँ पर कंपेयर करके हम अपने उसको जो है इम्प्रूव कर पाएंगे। इस तरह से स्टैंडर्ड्स की नीड इसलिए होती है ताकि एक तरह से कंपेरेबिलिटी जो यहाँ पर बनी रहे। और सबसे पहला पॉइंट अपन धीरे धीरे पढ़ते जाते हैं और एक एक जो है पॉइंट को डिस्कस करते जाते हैं। सबसे पहले जो एक एस्टेब्लिश्ड बेंचमार्क मिल जाता है जो ग्लोबल प्रैक्टिसेस हो रही है, जैसे कि अपन ने डिस्कस किया है। ठीक है, सेकंड पॉइंट में जो है अपनी जो डिसीजन मेकिंग है किसकी, यूजर्स में अपन ने देखे तो कौन, डिवेंचर होल्डर्स ले लो, शेयर होल्डर्स ले लो, या फिर क्रेडिटर्स आप ले लो, गवर्नमेंट आप ले सकते हो। तो इनकी जो यहाँ पर डिसीजन मेकिंग बढ़ जाती है। मतलब ये जो स्टैंडर्ड्स है उसके अकॉर्डिंग अगर अपने ऑडिट जो इन स्टेटमेंट्स है उनको चेक करने को मिलता है, तो ये जो है ज़्यादा रिलायबल बन जाते हैं, और उसके बेसिस पर ये अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं, जो कि अपने अपने मतलब अलग अलग कंपनियों में अपने इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करते हैं। उन डिसीजंस में जो यहाँ पर उनको हेल्प होती है अच्छे डिसीजंस लेने में। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट आप देखेंगे कि यूनिफॉर्मिटी मिल जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि स्टेटमेंट जो अपन कंपेयर करते हैं, तो उसमें एक यूनिफॉर्मिटी मिल जाती है कि इस टाइप के जो स्टैंडर्ड्स हैं हमारे यहाँ पर के हिसाब से जो हमने स्टेटमेंट बनाए वो अपन दूसरी कंट्री के भी से भी कंपेयर कर सकते हैं। इसके बाद जो स्किल्स है, जो प्रोफेशनल नॉलेज है, जो कि अपने अकाउंटेंसी चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स में ही अपन को
ज़्यादा से ज़्यादा दे दी जाती है, तो प्रोफेशनल नॉलेज जो है अपन को, स्किल्स जो है डेवलप्ड हो जाती है, ठीक है। इसके बाद जो है एक क्वालिटी जो है अपन को स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड हो पाते हैं। तो इस तरह से स्टैंडर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसके आप कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हो, ठीक है, जो है आपकी स्टैंडर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। इसके बाद जो है अपन देखेंगे 15.7 वाला पॉइंट कि ड्यूटीज़ इन रिलेशन टू एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स। तो सीधी सी बात की गई कि एंगेजमेंट और क्वालिटी कंट्रोल्स को जो यहाँ पर उनसे रिलेटेड उनको मेंटेन करने की ड्यूटीज़ किनके, जो प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स है यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, उनको जिम्मेदारी दी गई अपने वो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को यहाँ पर मेंटेन करे और उसी तरह से यहाँ पर अपने कंक्लूजन्स ड्रॉ करे। तो ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सीधा सा आप इस पैराग्राफ को एक बार रीड कर लीजिए। इसके बाद ये ओवरव्यू अपन ने देखा है, SAE, SRE जो SAEs पढ़े अपन ने, और SRS जो पढ़े रिलेटेड सर्विस से रिलेटेड, साथ ही SQ7 जो कि सभी पर एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पर अपन ने देखा कि SQ7 सभी पर एप्लीकेबल होता है, चाहे से वो किसी भी टाइप की एंगेजमेंट हो। और इन स्टैंडर्ड्स और SQ7 जो स्टैंडर्ड्स है क्वालिटी कंट्रोल पर, उनको मेंटेन करने की ड्यूटी किनकी है, तो ड्यूटी है उनकी प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स की, ताकि वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का फॉलो करे, सॉरी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करे। साथ ही उन्होंने अगर फॉलो नहीं किया तो उसका रीज़न भी वो अपनी रिपोर्ट्स में शो करे, ठीक है। तो इस तरह से उनकी ड्यूटी ये बन जाती है, क्योंकि अपन ने अभी लास्ट पैराग्राफ पढ़ा है। इसके अलावा आप टेस्ट योर नॉलेज का 6 वाला क्वेश्चन अपन देखने वाले हैं। देखिए, बोला गया है कि CAP जो है वो बाबू इज कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ क्विक बाय प्राइवेट लिमिटेड, और उन्होंने जो है ऑब्टेन नहीं किया है अभी तक एक्सटर्नल कंफर्मेशन, ठीक है, वो ऑब्टेन नहीं कर पाए एक्सटर्नल कंफर्मेशन फ्रॉम सर्टेन डेटर्स ड्यू टू प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज, मतलब कुछ प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज है जिसके कारण से वो एक्सटर्नल कंफर्मेशन, जो कि अपने ऑडिट प्रोसीजर्स का ही एक पार्ट होता है, ठीक है। ऑडिट प्रोसीजर जो मैंने आपको बताया कि ऑडिट के टूल होते हैं जिससे एक ऑडिटर ऑडिट करता है, तो वो नहीं कर पाए हैं, उसमें कुछ डिफ़िकल्टीज होगी। और उन्होंने जो सच प्रोसीजर इस मैंडेट अंडर है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, मतलब ये जो एक्सटर्नल कंफर्मेशन का स्टैंडर्ड्स है वो जो है यहाँ पर मैंडेट था एज पर ऐसे, तो उन्होंने बताया कि वो नहीं कर पाए। आगे बोला गया कि अनेबल टू ऑब्टेन एक्सटर्नल कंफर्मेशन फ्रॉम दिस डेटर्स, ही रिलाई ऑन सेल्स डिटेल्स जो कि to these parties invoice, e-bills and also trace payment from these parties bank account of the company, और he was reasonably satisfied with the audit evidence, मतलब जो उनको ऑडिट एविडेंस मिले हैं, मतलब इन्होंने एक्सटर्नल कंफर्मेशन नहीं कर पाए जिसके कारण से इन्होंने कुछ सबूत लिए हैं, ई इनवॉइस, ई बिल वगैरह उन्होंने चेक किया और उसके बेसिस पर वो जो है रीजनेबली सेटिस्फाई हुए हैं कि ऑडिट एविडेंस जो अपन ने ऑब्टेन की वो सही है। और आगे बोला गया, इज देयर एनी other reporting duty casting him upon to not following a mandate procedure in one of SAs, मतलब इन्होंने जो अभी ये एक्सटर्नल कंफर्मेशन वाला प्रोसीजर्स नहीं लगाया उसके लिए उनकी कोई ड्यूटी बनती है। तो अपन ने यहीं पर ही देखा है कि कोई भी अगर यहाँ पर ऐसे फॉलो नहीं किया गया है उसको जो यहाँ पर अपनी रिपोर्ट में उनको स्ट्रेट करना पड़ेगा। तो सेम एग्जाम्पल जो है उससे रिलेटेड जो यहाँ पे टेस्ट योर नॉलेज का आपका क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। आप इसका आंसर यहाँ पर लिख दोगे और इस तरह से अपना ये 6 वाला पॉइंट भी कवर हो जाता है। तो इसी से रिलेटेड केस स्टडी 2 यहाँ पर बनाई गई है। बोला गया है कि BOU प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जो कि एक नई इनकॉर्पोरेट अभी हुई है, और उन्होंने बोला है कि उन्होंने एक प्लांट एस्टेब्लिश किया है कंपनी में जो कि उन्होंने प्रोडक्शन करने के लिए एस्टेब्लिश किया है। आगे बोला गया है कि उन्होंने जो क्या किया है, उन्होंने फंड प्रोवाइड लिया, मतलब एक बैंक द्वारा जो उनको फंड प्रोवाइड किया गया है जिससे वो परचेज कर सके और इंस्टॉल कर सके मशीनरी। और साथ ही आगे उन्होंने बोला है कि फॉर द यूटिलाइजिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल फैसिलिटीज़, मतलब सेम बैंक से जो है वो वर्किंग कैपिटल फैसिलिटीज़ भी ले रहे हैं एज अ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, और उसमें वो क्या क्या पूरा कर रहे हैं, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर पेमेंट वगैरह। तो उनको ये जो रिक्वायरमेंट चाहिए वो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट उसी बैंक से ले रहे हैं। बोला गया कि 6 महीने में उनको पता लग गया है कि उनको जो है और ज़्यादा यहाँ पर क्रेडिट फैसिलिटी चाहिए होगी, यानी कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स उनकी बढ़ चुकी है, इसके कारण से जो है वो बैंक से और ज़्यादा जो है फंड लेने की, वर्किंग कैपिटल लेने की जो यहाँ पर मांग कर रहे हैं। तो जो मैनेजमेंट है वो अप्रोच करता है यहाँ पर बैंकर के पास और रिक्वेस्ट करता है ताकि वो क्रेडिट फैसिलिटीज़ बढ़ा सके। तो बैंक मैनेजर इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन मांगता है उसमें बोला गया है कि उसको क्या क्या, कंपनी को क्या क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा। हाफ ईयर अलॉन्ग विथ रिपोर्ट जो कि प्रोवाइड करिए एश्योरेंस विद ड्यूली साइंड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट, मतलब एक रिपोर्ट आपको प्रोवाइड करनी है और इसके अलावा क्या, प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर अपकमिंग ईयर आपको प्रोवाइड करने हैं।
और इसमें जो है आपको एक प्रोजेक्शन भी देनी पड़ेगी जो कि एक सीए द्वारा प्रोवाइड की जानी चाहिए। ठीक है, तो ऐसा कुछ यहाँ पर मांगा गया है। आगे बोला गया कि मैनेजमेंट अप्रोच करता है सीए के पास, जिसको अपन सीएपी के नाम से बोला गया यहाँ पर, सीएपी के पास वो अप्रोच करता है और उससे रिक्वेस्ट करता है ताकि वो रिपोर्ट वगैरह बनाकर दे पाए और प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाकर दे पाए। आगे बोला गया कि रिपोर्ट्स प्रोवाइड करते हैं एश्योरेंस, मतलब ऐसे रिपोर्ट्स वो बना दे ताकि हाफ ईयरली रिजल्ट उसको शो कर पाए। और जो है प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए जो है यहाँ पर सीएपी को जो है अप्रोच किया गया है। आगे बोला गया है कि आपको अज्यूम करना है इन द अबव केस की कंपनी प्रोवाइड करिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटर को बनाने हैं, उसके लिए जो क्या क्या प्रोवाइड करिए, सिर्फ ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ड्राफ्ट्स जिसको प्रिलिमिनरी भी बोला जाता है, अलॉन्ग विद द रिकॉर्ड्स फॉर द रिलेवेंट हाफ ईयर, मतलब उस हाफ ईयर के लिए जिसके उसको रिपोर्ट बनानी है उससे रिलेटेड जो है ये इन्फॉर्मेशन उसको प्रोवाइड की गई है। और उससे रिक्वेस्ट की जा रही है कि वो ड्यूली साइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है प्रोवाइड कर दे कंपनी को, और इसके रिलेशन में वो म्यूचुअली एग्रीड प्रोफेशनल फीस भी ले लेगा। इसके बेसिस पर अपन ने जो क्वेश्चंस बने हैं उसमें सबसे पहले पूछा गया कि मैनेजमेंट ऑफ कंपनी हैज़ एंगेज सीएपी टू इशू ड्यूली साइंड रिपोर्ट फॉर हाफ ईयर, मतलब उससे जो ड्यूली साइंड रिपोर्ट यहाँ पर मांगी गई है सीएपी से, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स, मतलब जो कौन सा स्टैंडर्ड्स यहाँ पर एप्लीकेबल होगा बाई आईसीआई रिलेवेंट फॉर सीएपी, मतलब कौन सा आपको स्टैंडर्ड्स यहाँ पर लगाना है, तो वो सीधा सीधा यहाँ पर पूछा गया है। तो अगर अपन देखें कि यहाँ पर कोई ओपिनियन दी जा रही है, कि अपन ने क्या देखा था जब भी अपन ने एंगेजमेंट का पार्ट पढ़ा था, तो अपन ने देखा था कोई अगर कोई ओपिनियन दी जा रही है तो वो अपन जो है एंगेजमेंट पे सबसे पहले कवर करेंगे और वो फिर उसको फर्दर अपन क्लासीफाई करते हैं। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर तो सीएपी क्या कर रहा है, एक ड्यूली सेंट रिपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ पर कोई भी ओपिनियन नहीं दी जा रही है। तो जहाँ पर भी ओपिनियन नहीं दी जाती है तो अपने अश्योरेंस एंगेजमेंट में कवर ही नहीं होता, उसको अपन किस में डालते हैं, रिलेटेड सर्विस में। तो इस तरह से सी वाला आंसर आपके यहाँ पर हो जाता है। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज मोस्ट अप्रोप्रिएट इन द गिवन सिचुएशन, तो बोला गया सबसे पहले सीएपी कैन असिस्ट मैनेजमेंट इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी और हाउएवर इशू अ रिपोर्ट इन सच केस आउटसाइड द स्कोप ऑफ हिज वर्क। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो सबसे पहले ऑप्शन में जो यहाँ पर बात की गई कि वो आउटसाइड द स्कोप अपने वर्क कर सकता है, तो ये बिल्कुल गलत है। आउटसाइड द स्कोप कभी भी एक ऑडिटर नहीं जा सकता। सेकंड पॉइंट में बोला गया है कि सीएपी कैन असिस्ट मैनेजमेंट इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी और ही कैन इशू एन ऑडिट रिपोर्ट। तो जब भी बात की जाती है अगर कि वो असिस्ट कर रहा है मैनेजमेंट को प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, तो वहाँ पर कभी भी रिपोर्ट नहीं दी जाती, क्योंकि रिपोर्ट में एक ओपिनियन अपन को एक्सप्रेस करनी पड़ती है और यहाँ पर ओपिनियन से रिलेटेड कोई भी बात, ऑडिट रिपोर्ट की बात आती है तो वहाँ पर ओपिनियन वगैरह होता है, तो यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं की गई। बात करते हैं अगर सी वाले पॉइंट की, कैन जो सीएपी है कैन असिस्ट मैनेजमेंट इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और बोला ही कैन इशू है कंपाइलेशन रिपोर्ट इन दिस रेस्पेक्ट। तो एक कंपाइलेशन रिपोर्ट वो यहाँ पर प्रेजेंट कर सकता है और साथ ही जो है मैनेजमेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के प्रिपरेशन में भी जो है मदद कर सकता है। तो ये सी वाला जो है आंसर सही लग रहा है मेरे को। डी वाला भी एक बार पढ़ लेते हैं। डी में बोला गया कि द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज ऑफ द कंपनीज, मतलब जो कंपनी का मैनेजमेंट है उसकी है, और सीएपी कैन नॉट असिस्ट मैनेजमेंट इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल। तो एक तरह से बिल्कुल गलत है, यहाँ पर ये जो बात की गई है बिल्कुल गलत है। तो सी वाला ये आपके आंसर जो है सही हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे थर्ड पॉइंट की। तो बोला गया है कि इन द अबव जो सिनेरियो अपन ने पढ़ा है, इशूड ऑफ साइन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ हाफ ईयर बाय सीएपी, और उन्होंने डिस्कस किया है ये लास्ट पैराग्राफ में केस स्टडी के, और पूछा गया आपसे कि मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट्स कौन सा है। तो देखिए अपन ने देखा था कि जो स्टेटमेंट्स जो अपने एंगेजमेंट्स पढ़े थे, तो हर टाइप के एंगेजमेंट पे अपने स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल तो एप्लीकेबल हो ही रहा था। तो इसलिए अपना जो सी आंसर है SQC1 जो एप्लीकेबल होएगा इन सच टाइप ऑफ एंगेजमेंट, जैसे ये इस वाली मतलब ये जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की वाली हो, ऐसे और कोई सी ये स्टेटमेंट्स बोलता है, तो हर टाइप के एंगेजमेंट पर अपने पास SQC1 एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो ये सी वाला आंसर आपके करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ वाले में पूछा गया कि द बैंकर ऑफ कंपनी हैज़ ऑल्सो रिक्वेस्टेड फॉर प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी कि यहाँ पर बात किसकी की गई थी यहाँ पर अश्योरेंस एंगेजमेंट की, जहाँ पर अपन प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करते हैं। और ये अपकमिंग ईयर्स के लिए जो है सीए के द्वारा जो है यहाँ पर प्रोजेक्शन पूछा गया था, और मैनेजमेंट जो है ये रिक्वेस्ट करता है सीए से। और आगे बोला गया कि आपको जो है आईसीआई ने जो रिलेवेंट किए सीएपी के बारे में सिचुएशन आपको बतानी है कि कौन सी सही है, मतलब ये जो सिचुएशन आपको बताई है
वो किससे रिलेट कर दिए। तो जब भी अपन प्रोजेक्शन की बात करते हैं वहाँ पर अपने निकल कर आता है अश्योरेंस एंगेजमेंट, क्योंकि अश्योरेंस एंगेजमेंट यहाँ पर प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बात करता है। तो इस पॉइंट में अगर आप देखो कि पी जो है यहाँ पर CAP जो है एक्सेप्ट कर रहा है वर्क इशूइंग प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद अ रिपोर्ट साइंड बाय हिम, और मैनेजमेंट जो है उन्होंने प्रोजेक्शन किया है कि टर्नओवर जो है 100 करोड़ का होने वाला है नेक्स्ट ईयर में, और 150 करोड़ एंड 200 करोड़ उसके अगले सालों में होने वाला है। ठीक है, तो ये एक तरह का प्रोजेक्शन है, और उन्होंने ये सेम चीज़ जो है प्रेजेंट टर्नओवर जो कि 25 करोड़ से हाफ ईयर की, उससे कंपेयर करते हुए ये प्रोजेक्शन की गई है। तो इससे रिलेटेड अपन को मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट बतानी है इस सिचुएशन में। तो क्या यहाँ पर अर्थमेटिकल एक्यूरेसी की बात की जा रही है, मतलब जो भी प्रोजेक्शन किया जाता है उसमें अर्थमेटिकल एक्यूरेसी की बात की जाती है, तो ये बिल्कुल अपन पूरा सही नहीं कह सकते। ठीक है, ये गलत एकदम। और इसमें सेकंड क्वेश्चन अगर आप देखो कि वो सिर्फ एक्चुअल से ही यहाँ पर जो CAP है वो क्या सेटिस्फाई कर रहा है रीजनेबल अजम्पशन विथ एक्चुअल से ही, मतलब जो है इस 25 करोड़ से ही यहाँ पर क्या उन्होंने अजम्पशन ली है पूरी, तो ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि उन्होंने क्या क्या लिया है यहाँ पर, उन्होंने एक तो प्रोजेक्टेड टर्नओवर लिया है, ठीक है, और कुछ यहाँ पर जो एक्चुअल डेटा है वो यहाँ पर उन्होंने हाफ ईयर का लिया है। तो उन्होंने अजम्पशंस भी लिए, एक्चुअल्स भी लिए, और कुछ यहाँ पर मतलब ये एक तरह से इनकम्प्लीट आंसर है, ये पूरा पूरा आंसर नहीं है। आगे अपन देखेंगे कि क्या क्या उनको चाहिए होता है इसके अलावा, एक्चुअल से कंपेयर के अलावा। सी में जो यहाँ पर बोला है कि CAP सेटिस्फाई कर रहा है अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, तो फिर से अर्थमेटिकल एक्यूरेसी की बात की गई, यानी कि वाला आंसर भी नहीं है। डी में अगर आप देखोगे कि उन्होंने जो रीजनेबल अजम्पशन चेक की है वो एक्चुअल के साथ तो चेक की है, पर उसके अलावा जो डिस्क्लोजर है और प्रेजेंटेशन है वो भी उन्होंने किया है। तो इस तरह से फोर्थ वाला आंसर एक प्रॉपर आंसर है। तो इस तरह से जो फिफ्थ का आंसर डी यहाँ पर हो जाता है, क्योंकि न केवल एक्चुअल के साथ कंपेयर करना बल्कि प्रॉपर डिस्क्लोजर देना, प्रॉपर प्रेजेंटेशन करना भी जो यहाँ पर जो एश्योरेंस एंगेजमेंट है उसका पार्ट होता है। तो होप सो है अपन चैप्टर को जो है पूरा अपन ने कंप्लीट कर लिया है, आपको समझ में भी आया होगा। और आपको अपने कमेंट्स जो है फीडबैक्स जो है यहाँ पर कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना है। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चंस वगैरह है इसकी एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हर एक चैप्टर के क्वेश्चन आंसर अपन जो टेक्स्ट और नॉलेज वाले हैं वो सारे कवर करते हुए चलेंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो अगली वीडियो का जरूर से वेट अगर आप करें तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।